जी अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है आप लोग को? जी बिल्कुल आ रही है, साफ आ रही है। चलें जी, हम शुरू करते हैं। सारे लोग एक दफा दुरूद शरीफ पढ़ लें भाई। अच्छा जी, चलें जी, हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा जी, अल्लाह ताला के नाम से स्टार्ट करते हैं। आप लोग जानते हैं, आप लोगों में से कोई भी ऐसा बंदा नहीं है, कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो टैक्स ना देता हो। हर बंदा आप लोगों में से टैक्स देता है, यानी कि कोई सिंगल पर्सन भी टैक्स से बालातर नहीं है। आप कहें सर कैसे? हम थोड़ा सा इसकी तामीद मानते हैं। मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करता हूँ। सर फर्ज करें कि आप एक स्टूडेंट हैं। आप क्या है? स्टूडेंट है। आप अपना कार्ड रिचार्ज करते हैं, ठीक है? आप टैक्स पे करते हैं। कैसे पे किया जा रहा है मैं उस पर अभी नहीं जा रहा। आप सर फ्यूल डलवाते हैं अपनी बाइक के अंदर, गाड़ी के अंदर, आप टैक्स पे करते हैं, ठीक है? अच्छा जी, उसके अलावा आप यहाँ भी टैक्स पे लिखता हूँ। इसके अलावा आप समझे कि आप स्टूडेंट हैं बस, और आपको इनकम जो है, इनकम नहीं जो आपके पेरेंट्स देते हैं, वो आपको फैमिली सपोर्ट देते हैं, आपको रनिंग एक्सपेंसेस देते हैं। इसके अलावा फर्ज करें कि आप एक सैलिड पर्सन है, ठीक है? अगर आप एक सैलिड पर्सन है तो याद रखें कि टैक्स आपका भी कटता है, टैक्स डिडक्ट होता है। टैक्स डिडक्ट होने के बाद आपको जो सैलरी मिलती है हम कहते हैं सैलरी आफ्टर टैक्स, ठीक है? कि हमें सैलरी मिल रही है टैक्स काटने के बाद। उसके अलावा फर्ज करें कि आपके पास एक घर है, ठीक है, प्रॉपर्टी है जो आपने रेंट पे लगा रखी है, ठीक है? तो वहां भी आपका कुछ ऐसे किराएदार होते हैं जो टैक्स नहीं काटते, और कानून में कुछ ऐसे किराएदार भी लिखे हुए हैं जो टैक्स काटेंगे। मैं अभी फिलहाल ये कहता हूँ कि सारे लोगों को कवर नहीं करता। आपने किसी बैंक को फर्ज करें प्रॉपर्टी दी हुई है, वो टैक्स काट के आपको देगा, ठीक है? वो क्या करेगा? टैक्स काट के आपको देगा। ओप्पो, मेरा इंटरनेट बिल्कुल क्लियर है, आप अपना इंटरनेट चेक कीजिए। वॉइस इज 100% क्लियर, लाउड एंड क्लियर। अच्छा, उसके बाद फर्ज करें सर आप बिजनेस करते हैं, तो याद रखिएगा आप तब भी टैक्स पे करते हैं, ठीक है? आपका फर्ज करते हैं हम आपने बैंक के अंदर पैसे रखे हुए हैं, ठीक है? फिक्स डिपॉजिट जिसको कहते हैं, फिक्स डिपॉजिट रखे हुए हैं जिसको हम कहते हैं कि एफडी करवाई हुई है। तो तब भी आपको जब इंटरेस्ट पे किया जाता है तो आपको टैक्स डिडक्ट किया जाता है आपका, ठीक है? इसका मतलब यह है कि कोई सिंगल पर्सन नहीं है जो टैक्स से बालातर हो, वो जॉब करता हो वो वैसे हो। और ये लोग, इनके भी कार्ड शार्ड पे टैक्स करते हैं, सेल्फ पर्सन के भी, प्रॉपर्टी वाले के भी, बिजनेस वाले के भी। तो याद रखें कि इसका मतलब ये है कि कोई भी बंदा टैक्स की वो मतलब बाउंड्री से बाहर नहीं है। कोई बंदा फर्ज करें कि इनकम टैक्स देता है, इनकम टैक्स देता है, ठीक है? और कोई बंदा सेल्स टैक्स देता है। अब इसको मैंने पहले बताया था, इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स को थोड़ा सा दोबारा बताने की कोशिश करता हूँ। इनकम टैक्स क्या है? कि मींस यू आर अर्निंग इनकम। आप इनकम अर्न कर रहे हैं और आप टैक्स देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि अब इनकम क्या क्या है, ठीक है, हमें वो पता होना चाहिए। तो टैक्स के कानून में उसने इनकम जब डिफाइन करने की कोशिश की तो उसने इनकम को अंडर सेक्शन 11 आपको डिफाइन किया, हेड्स ऑफ इनकम। याद रखिएगा, मैं एक चीज यहीं पे क्लियर कर दूं कि ये जो अंडर सेक्शन 11 है, ये हर बंदे के लिए ये वाली चीज याद रखना जरूरी नहीं है। बस ये जो बंदे लॉ को समझना चाहते हैं उनके लिए सेक्शन है, बाकी लोगों ने सिर्फ याद रखना है कि टैक्स के कानून में इनकम कहाँ कहाँ से आती है, ठीक है? कानून ने कहा कि किसी भी बंदे को इनकम आ सकती है, कहां से? इनकम फ्रॉम, मैं बस लिख रहा हूं, ठीक है, आगे क्लियर करते हैं आपको। कानून ने कहा कि किसी बंदे को इनकम आ सकती है सैलरी से, किसी को इनकम आ सकती है प्रॉपर्टी से। हमने कहा कैसे? उसने कहा प्रॉपर्टी उसने रेंट पे लगाई, ठीक है? हमने कहा कि उसके अलावा आपकी इनकम आ जाती है कहां से? आप बिजनेस करते हैं। उसके अलावा आपको इनकम कहां से आ सकती है? फर्ज करें कि आपके पास एक जमीन है जो आपने आज से 10 साल पहले खरीदी थी, आज उसको बेच देते हैं, महंगी, सस्ती बाय की थी, 1000 रुपए या लाख रुपए मल्ला के हिसाब से बाय की थी, आज उसको आप 2 लाख रुपए मल्ला के हिसाब से बेचते हैं। जो वो वाले प्रॉफिट आता है उसको हम कहते हैं कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इसको एक एक चीज को हमने वन बाय वन इंशाल्लाह लॉन्ग टर्म में आगे चल के डिस्कस करना है। कैपिटल गेन ये भी आपकी सोर्स ऑफ इनकम है। उसके बाद आपको बताते चलें कि जो इनमें से कहीं भी नहीं आएगा, फर्ज करें, मैं मिसाल देता हूं, जैसे मैंने कहा कि मैंने बैंक के अंदर पैसे रखे हुए हैं, वहां से मुझे वो प्रॉफिट आता है, तो वो वाली इनकम जहां पे जाएगी उसको कहते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स।
यानी कि जो इनकम यहाँ पे ऊपर कहीं भी नहीं आई, मेरा प्राइस बॉन्ड निकल आया, वो भी क्या है, अदर सोर्स। ठीक है, मैंने किसी को फर्ज करें कि क्या किया, कोई और सर्विस दे दी। ठीक है, सर्विस को बल्कि अभी हम कम्प्लेक्स नहीं करते, आप फिलहाल दो एग्जांपल याद रख लें। एक बॉन्ड्स की याद रख लें, या कोई लॉटरी आपकी निकल आती है, या कोई आपका बॉन्ड्स फंड निकल आता है, बैंक के अंदर प्रॉफिट रखा है, इंटरेस्ट आ जाता है, तो ये सारी चीजें अदर में कवर है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो कानून के अंदर आपके जो सोर्स ऑफ इनकम है वो ये है। नहीं भाई सैम, नहीं, बिल्कुल नहीं, जागते रहो, लाइनें मारने के लिए नहीं कहा। ठीक है, जागे प्लीज। तो ये आपके सोर्स ऑफ इनकम है, यानी किसी बंदे को कहाँ कहाँ से इनकम आ सकती है। ये बात हो रही है किसकी, यहाँ पे मैं बात करता हूँ टैक्स की। तो टैक्स जो लगता होता है ना, याद रखिएगा, ये कंपनियों पे भी लगता है। ठीक है मेरे भाई, प्लीज आप लोग ना अपने आप को विजिलेंट रखिए, और बार बार ये ना कीजिए, डिस्टरबेंस ना कीजिए, वरना मैं रिमूव करना बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ, मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट टीचर हूँ। उसके बाद कंपनी के अलावा हम बात करते हैं मेरी और आपकी, इनको कानून बोलता है इंडिविजुअल। क्या बोलता है, इंडिविजुअल, इनके ऊपर भी टैक्स लगता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो एक पार्टनरशिप का बिजनेस होता है, उसके ऊपर भी टैक्स लगता होता है। ठीक है, यानी कि जो इंसान होता है, इंडिविजुअल होता है, इसको हम कानून की जुबान में पर्सन नहीं कहते, इसको इंडिविजुअल कहते होते हैं, इसने भी टैक्स देना होता है। ये इसकी इनकम कहाँ कहाँ से आ सकती है, इसकी इनकम आती है यहां से, इन पांचों सोर्स से भी आ सकती है, एक से भी आ सकती है, दो से भी आ सकती है। यानी हो सकता है एक बंदा सिर्फ सैलरी कर, मतलब कमाता हो और कुछ भी नहीं करता, तो उसकी इनकम फ्रॉम सैलरी आएगी। उसका एक घर भी साथ किराए पे लगा हुआ है, तो उसको वहां से भी आएगी। फर्ज करें कि मैं एक मिसाल देता हूँ, सैलरी पे काम करता है और उसकी सैलरी आती है, फर्ज करें 10 लाख रुपए, उसका और कुछ भी नहीं है, कोई घर नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, कोई कैपिटल गेन नहीं है, कोई अदर सोर्स नहीं है, इस बंदे ने टैक्स देना होगा अपनी इस इनकम पे देना होगा। इसको हम कहते हैं आपका टैक्स है, किस चीज पे टैक्स है, आपकी सैलरी इनकम के ऊपर टैक्स है। किस रेट से होगा, कैसे होगा, इसको हमने डिस्कस करना है इंशाल्लाह, वन बाय वन ऐसे ऐसे आगे चलेंगे। उसके बाद फर्ज करें कि यही बंदा एक और बंदा है, ये बंदा फर्ज करते हैं, यहाँ पे हम एक हेडिंग बनाते हैं, इस बंदे का नाम था ए असलम। यहाँ पे फर्ज करें मेरा नाम लिख लें साथ ही, यहाँ पे यहाँ पे हम एक और बंदा लगाते हैं बी। ठीक है, अब इस बंदे की सैलरी इनकम है वो है 13 लाख रुपए, फर्ज करते हैं। ये इसकी प्रॉपर्टी भी रेंट पे लगाई हुई है, वहां से इसको आता है 1.5 लाख रुपए। ये बिजनेस भी करता है, वहां से इसको पैसे आते हैं 2 लाख रुपए। और इसकी अदर सोर्स इनकम कोई नहीं है, आज इसका कैपिटल गेन कोई नहीं है। टोटल मिला के इसका जो सैलरी बनेगी, वो इनकम बनेगी, वो ये बनेगी कितनी, 16,50,000 रुपए। इसका मतलब ये है कि आपकी जो इनकम है वो डिफरेंट लोग की इनकम डिफरेंट होती है। क्यों डिफरेंट होती है, उनके सोर्स ऑफ इनकम डिफरेंट होते हैं जी। तो यहाँ पे भाई आदेश कुमार साहब कहते हैं फ्रीलांसर्स भी हो सकते हैं, फ्री भाई ये सारा डिस्कस करना है आपने, मेरे हिसाब से चलना है, जो चीजें मैं आपको बताता जाऊं आपने उनमें से सवाल पूछते जाना है। जब आपका सेशन थोड़ा आगे चलेगा मैं आपको हर सवाल का जवाब दूंगा, अभी मैं बस फाउंडेशन सेट कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि डिफरेंट लोग की इनकम डिफरेंट होती है। क्यों डिफरेंट होती है, उनके सोर्स ऑफ इनकम से डिफरेंट होते हैं। ठीक है, अच्छा ये हमने कहा कि इंडिविजुअल की इनकम के सोर्सेज होते हैं, कौन कौन से, सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन। कंपनी का सोर्स क्या होता है, कंपनी के पास अगर प्रॉपर्टी उसने रेंट पे लगाई हुई है, कंपनी कभी जॉब नहीं करती, कंपनी खुद तो जॉब नहीं करती ना, तो इसका मतलब है कंपनी का सोर्स ऑफ इनकम सैलरी नहीं होता। मैं इसको क्या कर रहा हूँ सर, इसको मैं रेड कर रहा हूँ। ठीक है, कंपनी का सोर्स ऑफ इनकम प्रॉपर्टी हो सकता है, अगर कंपनी के पास प्रॉपर्टी है और उसने रेंट पे लगा रखी है तो। कंपनी का सोर्स ऑफ इनकम बिजनेस ही होता है। असल में कंपनी का सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है, कंपनी बनाने का मकसद क्या होता है, कारोबार करना। उसके अलावा कंपनी के पास अगर कोई प्रॉपर्टी है, सस्ती खरीद रही है, महंगी बेच रही है, तो कंपनी का कैपिटल गेन भी हो सकता है। और उसके अलावा कंपनी को अदर सोर्स भी हो सकता है। कंपनी के फिर सोर्स ऑफ इनकम कितने होते हैं, 4। इंडिविजुअल के सोर्स ऑफ इनकम कितने होते हैं, 5। इस तरह पार्टनरशिप के भी सोर्स ऑफ इनकम कितने होते हैं, 4। ठीक है, तो यहां तक रहते हुए हुए मुझे कंफर्म कीजिएगा प्लीज, आपको कोई परेशानी तो नहीं है इस क्लास का, मतलब जो मैं बढ़ा रहा हूँ, मुझे इधर उधर के सवाल आपने नहीं पूछने। ठीक है, मुझे आपने जो मैं बढ़ा रहा हूँ ये मेरे साथ चलना है, अल्लाह के हुक्म से आपको समझ ना आए तो मेरा आप गिरेबान पकड़िएगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ तक बताइए, सर सर समझ आ रहा है। समझ आ रहा है, ठीक है। यस अच्छा सर। बाकी लोग भी प्लीज कंफर्म करें। सर जी क्लियर है, ये इसमें कोई प्रॉब्लम यस नहीं है। सर, बिल्कुल क्लियर है सर, जबरदस्त सर। शाबाश, हाँ क्लियर है यस सर, सर। ऑल ओके। चलें जी, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसका मतलब ये है कि एक तो इनकम टैक्स ये होता है जब आप इनकम कमाते हैं तो आप टैक्स क्या करते हैं, देते होते हैं। ठीक है, कैसे देना है, कितना होता है, कि कैसे मालूम होगा, वो बात की बात है।
हमें ये समझ आ गई कि इनकम के ऊपर टैक्स होता है और इनकम कहाँ कहाँ से आती है, कंपनी की, इंडिविजुअल की, एओपी की, सोर्स ऑफ इनकम क्या होते हैं, वो हमें समझ आ गई। ठीक है, आगे सब थोड़ा सा बढ़ते हैं। आगे सर अगर मैं डिस्कस करूं तो याद रखें कि कुछ समटाइम आपको एक्सपेंसेस के ऊपर भी टैक्स पे करना पड़ता है, एक्सपेंसेस के ऊपर भी। ठीक है, एक्सपेंसेस के ऊपर भी, जिस जैसे मैंने कहा आप स्टूडेंट हो, अब मैंने कहा था आप कार्ड डलवाते हो, ठीक है, तो कार्ड के ऊपर भी आपका टैक्स होता है। ठीक है, अच्छा एक्सपेंसेस में से अभी मैं इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस को ज्यादा डीपली नहीं जाता, अल्लाह के हुक्म से वो मेरा काम है आगे कब किस चीज को डीपली लेके जाना है। हम फर्ज करते हैं कि अगर आप लेट्स सपोज के आप लोगों में से बड़े से लोग जानते हैं नेटफ्लिक्स, ठीक है, आप लोगों में से बड़े सा लोग जानते हैं गूगल, ठीक है, गूगल को कोई पेमेंट कर रही है, फर्ज करें गूगल ड्राइव आपने वो 100 GB वाली ली हुई है, ठीक है, 1 TB वाली ली हुई है, इनको आप पेमेंट करते हैं तो तब भी आपसे कोई टैक्स काट लिया जाता है। कब ये आपको पता है, जब आप नेटफ्लिक्स को पे करें तो कोई टैक्सेस करते हैं। आप क्या कर रहे हैं, बैर से कोई बुक बाय करते हैं, ठीक है, तो तब भी आपका कोई टैक्स आपसे लिया जाता है। ठीक है, आप कहें सर ये बातें कहाँ पे हैं, हमें तो पता नहीं, मैं कहूंगा इंशाल्लाह आपको सारी बातें समझ आएंगी, बस आपने थोड़ा सा चलना है मेरे साथ। अच्छा, आप गाड़ी का अपना टोकन टैक्स लगवाते हैं, ठीक है, जब गाड़ी के टोकन लगवाते हैं तो तब भी आप लोग टैक्स पे करते हो। भाई अपने आप को म्यूट रखिए प्लीज, डिस्टर्बेंस होती है सेशन में। अच्छा जी, टोकन लगवाते हैं तब भी होता है। आप फर्ज करें कोई प्रॉपर्टी बाय करते हो तो तब भी आप टैक्स पे करते हो। इसका मतलब ये है, या प्रॉपर्टी आप सेल करते हो तब भी कोई टैक्स देने होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि भाई टैक्स वालों ने तो हमें कहीं छोड़ा ही नहीं हुआ, कहीं ना कहीं है। फ्यूल बाय कर रहा हूँ, ठीक है, फ्यूल जो है ना वो बल्कि हमने डिस्कस कर लिया हुआ है, उसके ऊपर भी टैक्स। आप कहें सर वो टैक्स किस तरह से होता है, मैं तो वैसे पे कर रहा होता हूँ। मैं कहूंगा जो आप कीमत पे करते हो ना फ्यूल की, उसके अंदर टैक्स भी शामिल होता है। ठीक है, वो सारी चीजें अलग अलग हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे एक्सपेंसेस के ऊपर भी टैक्स है, हमारे इनकम्स के ऊपर भी टैक्सेस हैं। ठीक है, तो टैक्स से कोई बंदा बालातर नहीं है। फिर हर बंदे के सोर्स ऑफ इनकम डिफरेंट होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि फिर हमने हर बंदे को पकड़ना है। अगर इनकम टैक्स की बात हुई तो हम उससे पूछेंगे कि यार आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आपको इनकम कहाँ कहाँ से आती है। ठीक है, तो इसी सिलसिले में मैंने आपको ये वाले जो लोग हैं ना, जो इंडिविजुअल है, ये हो, कंपनी हो, आपका पार्टनरशिप हो, तो इन लोगों ने टैक्स कैसे पे करना है। याद रखिएगा कि हर बंदा टैक्स जब पेमेंट की बारी आती है तो इन्होंने अपने आप को एनरोल करवाना होता है। इसकी मैं एक एग्जांपल दूंगा, एनरोल करवाना होता है, ये इसको आप कहें कि रजिस्टर करवाना होता है एफबीआर के साथ। एनरोल या फिर क्या करवाना होता है, रजिस्टर करवाना होता है एफबीआर के साथ। इसकी सर मैं डिस्कशन करूंगा कि अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में या हमारे साथ जैसे पढ़ना होगा तो आप अपने आप को एनरोल करवाते हैं। एनरोल करवाने के बाद आप क्लास का हिस्सा बनते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि भाईजान जब आप एफबीआर को टैक्स पे करना चाह रहे हैं या एफबीआर के साथ अपने आप को एनरोल करना चाह रहे हैं तो आप लाजमी तौर पे पहले रजिस्टर्ड करवाएंगे। अब कोई भी बंदा खुशी से, अपनी मर्जी से रजिस्टर्ड नहीं करवाएगा। आप कहें सर खुशी से नहीं करवाएगा क्या मतलब है, क्यों? मैं कहूंगा यार रुक जाओ, हम थोड़ा सा यहाँ पे एक शुगर लगाते हैं, एक चीज डिस्कस करते हैं। हम चलते हैं यहाँ पे, आपके साथ मैं एक स्क्रीन शेयर करता हूँ। भाई अभी मेरी ये जो चीजें मैं स्टार्ट में बोलूंगा ये मैंने आगे बार बार रिपीट भी करनी होगी, मैंने आपका इंशाल्लाह ज़हन बना देना होगा भाई चीजें क्या चल रही हैं, परेशान नहीं होना। ये सर एफबीआर की वेबसाइट है, मेन fbr.gov.pk। ठीक है, तो यहाँ पे जाते हैं सर, जब यहाँ पे जाते हैं तो ये एफबीआर की मेन वेबसाइट है। यहाँ पे एक चीज आपको नजर आएगी, वो क्या आएगी, विद होल्डिंग टैक्स रेट्स नजर आ रहे हैं आपको, विद होल्डिंग टैक्स रेट्स। सर ये वाली जो चीज है, मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूं, जब मैं क्लिक करूंगा तो ये मुझे एक नई स्क्रीन के ऊपर लेके जाएगा। यहाँ पे विद होल्डिंग टैक्स रेट्स लिखा हुआ है। आप कहें सर ये क्या, अभी एडवांस में चीजें अजीबो गरीब खोलने लग गए। मैंने आपको कहना है कि भाई परेशान नहीं होना, बिल्कुल घबराना नहीं है। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगा आपको ताकि आपको समझ आ जाए। एक मिनट में साथ रहना है भाई, 236 सी। अच्छा, मैंने सर ये एक सेक्शन खोला है कानून का, ये भी मैंने कानून का सेक्शन बढ़ाया नहीं हुआ, मैंने यहाँ पे बस आपको रेट दिखाना है। एक ये वर्ड नजर आ रहा होगा ऑन एटीएल, एक नजर आ रहा होगा नॉट ऑन एटीएल। मैं आपको चीज बता दूं, जिसको हम पहले बोलते थे ना फाइलर, क्या बोलते थे, फाइलर, उसके लिए वर्ड आता होता है फाइलर का वर्ड, आप नहीं कानून में यूज होता है प्लीज। चार तो नहीं है, वो कह रहे हैं चार आलू डाल के लाए। भाई आलू डालो, मूली डालो, गाजर डालो, लेकिन क्लास के अंदर ये भंग ना डालो प्लीज। अच्छा, तो सर हमने कहा कि एक एटीएल का वर्ड आपको नजर आ रहा है यहाँ पे और एक नॉन एटीएल का वर्ड नजर आ रहा है, इसको मैं दिखाता हूँ। एटीएल, ठीक है,
और एक नॉन एटीएल, नॉट इन एटीएल। सर इसके लिए पहले हम वर्ड यूज करते होते फाइलर। अब फाइलर का वर्ड हम यूज नहीं करते होते, कभी मैं और आप यूज करें भी तो हम गलत यूज कर रहे होंगे। असल में हमने वर्ड यूज करना है ऑन एटीएल या नॉन एटीएल, ठीक है। इसका मतलब यह है कि नॉन फाइलर, नॉन फाइलर। मैंने कहा ना खुशी से वो फाइलर नहीं बनता, नॉन फाइलर मतलब होता है, तो वो खुशी से फाइलर नहीं बनता, किसी मजबूरी से बनता है। अब हम मजबूरी को डिस्कस करने लगे हैं। अब ये मजबूरी क्या है, फर्ज करें कि ये बंदा अगर प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है, सेल कर रहा है, मैं एग्जांपल वन बाय वन एग्जांपल डिस्कस करूंगा, परेशान नहीं होना। वो कहता है भाईजान जितनी मुझे वैल्यू मिलेगी उसका 3% मुझे टैक्स देना है अगर मैं फाइलर हूं, अगर नॉन फाइलर हूं तो मुझे टैक्स कितना देना है, 6%। इसका मतलब यह है कि इस बेचारे को जो जमीन बेच रहा होगा, यानी कि वो एक मजबूरी कि उसका टैक्स ज्यादा बनेगा अगर वो फाइलर नहीं है, तो इसलिए वो अपने आप को फाइलर बनाएगा, यानी कि वो अपने आप को एटीएल में लाएगा। एटीएल को अभी मैंने डिस्कस करना है, परेशान नहीं होना। इसका मतलब यह है कि ये मजबूरी हो सकती है। फर्ज करें कि वो बंदा प्रॉपर्टी को एक परचेज करने वाला है, परचेज करने वाला जो प्रॉपर्टी बाय करता है, तो उसके लिए वैसे रेट क्या क्या होता है, 3%। लेकिन अगर वो बंदा फाइलर नहीं होता तो कितना, 10.5%। यानी कि हम फिर नॉर्मली क्यों अपने आप को रजिस्टर्ड करवा रहे होते हैं, ताकि टैक्स का रेट हमारा कम पड़े। ठीक है जी। नाजम भाई मैं लास्ट टाइम अलाउ कर रहा हूं, मैं अब रिमूव करूंगा और मैं बड़ी अच्छी तरह से रिमूव करता हूँ। पहली दफा मैं प्यार करता हूँ, फिर उसके बाद मैं गुस्सा करता हूँ। अच्छा जी, आपने बैंक के अंदर पैसे रखे हुए हैं, वहां से आपको प्रॉफिट मिलता है। अगर आप फाइलर हैं, भाई क्वेश्चन आंसर मैं आपको इजाजत दूंगा, परेशान नहीं होना, ठीक है। अभी आप मुझे बस सुने फिलहाल कान खोल के। अगर आप फाइलर हैं तो क्या रेट है, 15%। अगर नॉन फाइलर हैं तो 30%। यानी कि फिर हमें हमारी कोई मजबूरियां हैं, जैसे कोई खुशी से पढ़ना नहीं चाहता, वो भी किसी मजबूरी से पढ़ रहा होता है, जैसे मैं और आप मजबूरी से पढ़ते हैं, तो बिल्कुल इस तरह से कोई बंदा खुशी से अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाता, वो किसी मजबूरी से करवा रहा होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, हमने आज इंडिविजुअल को रजिस्टर्ड करने का तरीका समझना है एफबीआर के साथ। किसको, इंडिविजुअल को। इंडिविजुअल से मुराद क्या है, मैं और आप, ठीक है। इंडिविजुअल से मुराद क्या है, मैं और आप। इसको रजिस्ट्रेशन को कहते हैं एनरोलमेंट। क्या बोलते हैं, एनरोलमेंट, ठीक है। तो हम इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है, एनरोलमेंट को। इसके लिए सेक्शन आपका कानून का है 181। कौन सा सेक्शन है, 181। कानून के सेक्शन 181 ने आपको कहा है कि कोई भी बंदा अपने आप को एफबीआर के साथ रजिस्टर्ड करवाएगा। मैं कानून का सेक्शन 181 मोटे लेवल पे आपको बढ़ा देता हूँ, मोटा मोटा, क्योंकि बढ़ाना बहुत जरूरी है, ठीक है। अभी तक मुझे बताइएगा, क्लास बोर तो नहीं हुई, परेशान तो नहीं हो गए आप लोग। नहीं नहीं सर, सर, सब बेहतरीन चल रहा है सर। ठीक चल सर रहा सही चल रहा है सर, बस कोई एक और क्वेश्चन है रिव्यू मेरा, सर। वो जी जी, 15% और 30% वाला सर। मैं इजाजत दूंगा आपको, अभी बस थोड़ा सा इंतजार करो, थोड़ा सा इंतजार करो, ठीक है। ठीक है थैंक यू। सर, थैंक यू। अच्छा जी, सर यहाँ पे ये देखिए कानून का सेक्शन है, ये मैं आपको दिखा दूं, ये आपका एक ऑर्डिनेंस है, बल्कि इसके लिए नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, यहाँ चलते हैं। सर ये मैंने आपको बोला कि ये हमारा प्यारा एफबीआर, उसकी वेबसाइट है, ये टैक्स लगाने वाला जो अदारा है उसका नाम एफबीआर है, ठीक है। तो उसकी ये वेबसाइट एफबीआर जो कहते हैं www, ये तो फिर क्या, www.fbr.gov.pk, www जानबूझ के बोल रहा हूँ, ठीक है, fbr.gov.pk। यहाँ सर एक वर्ड आ रहा है ऑर्डिनेंस। जो टैक्स की किताब है उसका नाम है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। तो इसने यहाँ पे ऑर्डिनेंस की किताब रखी हुई है। जब ऑर्डिनेंस के ऊपर हमने क्लिक किया तो ये नजर आ रहा होगा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया। यहाँ पे सर आप लोग जैसा कि जानते हैं, आप लोगों में से बड़े सारे लोगों को पता होगा कि हर साल जो टीचर्स होते हैं, ऑथर्स होते हैं, वो अपनी जो बुक्स बदलते सर हैं, ठीक स्क्रीन है। क्लियर नजर नहीं आ रही सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, स्क्रीन नहीं आ रही सर क्लियर। अच्छा, स्क्रीन नहीं नजर आ गई यार, सॉरी यार, आप सही कह रहे हो, मैंने भी ना जज्बाती होके ज्यादा ही आगे निकल गया हूँ। चलो दोबारा कोई से। बात। अच्छा, थैंक यू सर। थैंक यू फॉर करेक्शन। अच्छा सर, ये हमारा वो जो मैंने कहा एफबीआर की वेबसाइट है, इस वेबसाइट के ऊपर आप जाएं, इन लोगों को नहीं देखना आपने, यहाँ पे आपने आना है ऑर्डिनेंस के ऊपर। जब सर मैंने ऑर्डिनेंस के ऊपर सर क्लिक किया तो आपका एक नया पेज आ गया, जहाँ पे लिखा हुआ है, हेडिंग क्या है, एक्ट ऑर्डिनेंस रूल्स। यहाँ पे ये किताब है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। क्या लिखा हुआ है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। मैंने सर यहाँ पे क्लिक किया तो ये एक नए पेज पे लेके गया, जहाँ पे आपके ये किताब बनी हुई है। ये क्या लिखा हुआ है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। मैं इसे 3 नंबर को पढ़ रहा हूँ।
इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 अपडेटेड अप टू 30 जून 2021। इस पे लिखा हुआ है अपडेटेड अप टू 30 जून 2022। यहाँ पे लिखा हुआ है अपडेटेड अप टू 30 जून 2023। तो यहाँ पे सर समझिएगा, इसका मतलब ये है कि ये किताब 2023 के जून तक इन्होंने अपडेट करके रखी हुई है। ये किताब 2022 के 30 जून तक अपडेट करके रखी हुई है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको कंसेप्ट देता हूँ, यहाँ पे कुछ लोग बोर भी होंगे, तो मैं सर आपको वो बता देता हूँ। ठीक है, बोर क्यों हो गए? क्योंकि ये चीज थोड़ी वकीलों वाली है और ये आधी बातें वकीलों को भी नहीं समझ आती। ठीक है, क्योंकि उन्होंने पहले इसको पढ़ा नहीं होता। ठीक है, मैं समझाता हूँ, राज नहीं होना किसी भाई ने, तो कोई बात बुरी भी लग जाती है समटाइम, तो इंशाल्लाह आपको साथ लेके चलना हमने। ये एनरोलमेंट से पहले मैं आपके साथ साथ डिस्कस करने वाला हूँ। क्या चीज डिस्कस करने वाला हूँ यार? ये मोहब्बत है आपकी, अगर आप अनम्यूट रखें तो, सॉरी म्यूटेड रखें तो। सर ये आपका जो हमने कहा कि ऑर्डिनेंस, याद रखिएगा आपका ऑर्डिनेंस क्या है? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। ये वो सर लॉ है, ये वो बुक है जो हमें बताएगी कि टैक्स का रेट क्या होगा। ठीक है, आईटेल मैं अभी ना रिमूव करने लगा हूं आपको, सॉरी। अब अगर आपने अब किया तो, और फिर ऐसा रिमूव करूंगा कि आप दोबारा ज्वाइन नहीं कर पाएंगे वो, क्योंकि रिपोर्ट कर दूंगा। इनकम टैक्स रूल्स हैं, ठीक है, सारा वो रिदम खराब हो जाता है। इनकम टैक्स रेट्स क्या होंगे? हु इज गोइंग टू पे टैक्स, किस बंदे ने पे करना है। व्हेन टू पे टैक्स, ठीक है, कब पे करना है। ठीक है, हाउ टू पे टैक्स। ठीक है, ये सारे के सारे सवालों के जवाब आपको कौन, बल्कि हाउ को छोड़ दें, हाउ को छोड़ दें, व्हेन टू पे टैक्स, ये सारी बातों के जवाब आपको ऑर्डिनेंस देगा। लेकिन इसके साथ एक छोटी बुक है जुड़ी हुई जिसका नाम है इनकम टैक्स रूल्स, जिसका नाम है इनकम टैक्स रूल्स। अब ये क्या है? ये प्रोसीजर है। ये क्या है? प्रोसीजर है। प्रोसीजर से मुराद क्या है? फर्ज करें इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने कहा रिटर्न फाइल करो, रिटर्न फाइल करो। ठीक है, अब हु इज गोइंग टू फाइल रिटर्न, ये भी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने बता दिया, लेकिन प्रोसीजर नहीं बताया हाउ टू फाइल रिटर्न। हाउ टू फाइल रिटर्न, रिटर्न कैसे फाइल करनी है ये आपको, या रिटर्न का टेम्पलेट क्या होगा ये आपको रूल्स बताएंगे। रूल्स क्या होते हैं? ये प्रोसीजरल लॉ होता है, यानी कि रूल्स भी फिर एक अलग से बुक है। टैक्स की दो किताबें हैं, एक आपकी क्या है? ऑर्डिनेंस है। ठीक है, मैं एक दफा दोबारा वापस जा रहा हूं सर, आपका एक ये ऑर्डिनेंस है, ठीक है, शेयर कर दिया मैंने आपको, और एक ये रूल्स हैं। दो किताबें हैं, हमने इन दोनों किताबों को इनकम टैक्स को समझने के लिए पढ़ना होगा। ठीक है, पूरा नहीं पढ़ेंगे, कहीं पे मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, कहीं कहीं मैं आपको ऊपर ऊपर से समझा दूंगा। अभी मैंने ऑर्डिनेंस रूल्स खोले नहीं है, बस मैं आपको वेबसाइट पे दिखा रहा हूँ कि मेरे प्यारे दोस्तों ये देख लो कि दोनों किताबें पढ़ी हुई हैं। ये दोनों किताबें पीडीएफ में हैं, जिनको आपने डाउनलोड करके अपने लैपटॉप पे सेव कर लेना है। ठीक है, अगर मैं वैसे आपको दिखाना चाहूँ ताकि आपका थोड़ा सा ज़हन साफ हो जाए, ठीक है, तो ये बुक फर्ज करें इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, ठीक है, इमेज, अच्छा जी, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की बात करूं तो फर्ज करेंगे, देखें इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस क्या है? एक बुक का नाम है। ये क्या नाम है? ये एक बुक है। ठीक है, ये क्या है? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एक किताब है। ठीक है, इस तरह से फिर अगर मैं इनकम टैक्स रूल्स की बात करूं, इनकम टैक्स रूल्स की बात करूं तो ये एक और किताब है, बस दिखाने के लिए आपको, ताकि आपका ज़हन थोड़ा साफ हो जाए। ठीक है, ये फिर क्या है? इनकम टैक्स रूल्स है। ठीक है, ये दूसरी किताब है। तो ये दोनों किताबें कहाँ पे पड़ी हुई हैं? पीडीएफ में सर, ये सर पीडीएफ में आपके यहाँ पे पड़ी हुई हैं। ऑर्डिनेंस के ऊपर क्लिक कर देना, ये आपको ऑर्डिनेंस भी मिल जाएगा, रूल्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं जब आपको बताता रहूं तो आप समझे जाएंगे। अच्छा, मैं कहूंगा ना सेक्शन, जब मैं कहूँ ना सेक्शन 181, सेक्शन 114, सेक्शन 121, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, तो आपने कहना है सर बात कर रहे हैं किसकी? ऑर्डिनेंस की। जब मैं आपको कहूँ रूल 5, रूल 28, रूल 43, तो आपने याद रखना है कि मैं इस बुक की बात कर रहा हूँ। तो बताइएगा आपको क्लियर है? यहाँ पे मैं आप लोगों के सवाल जो आप ले लेता हूँ, बड़े सारे लोगों को एतराज होता है कि एंड पे होना चाहिए क्वेश्चन आंसर सेशन, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस बंदे का जो क्वेश्चन होता है और उसको प्रॉम्प्टली हम ना डिस्कस करें तो वो बंदा उसी क्वेश्चन के अंदर घूमता रहता है। तो यहाँ तक आप लोग के जो क्वेश्चन जो मैंने बढ़ाया है, ये नहीं कि इधर उधर से आपने बातें करनी है, इन बातों में से आप कोई भी बात पूछें, मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा।
जी ताहिर सर ताहिर भाई मैं समझाता हूँ, आप बेफिक्र हैं ताहिर भाई, मैं समझाता हूँ जी। सर आया हैंड रेज कर तो लीजिए, सर, हैंड रेज कर लीजिए सारे लोग, मैं जवाब देता हूँ जी। जी काशिफ भाई प्लीज, काशिफ भाई क्या सवाल है आपका? जी कामरान खरल साहब, इमरान खरल साहब। जी सर, मेरा एक छोटा सा सवाल ये है कि अगर, क्योंकि मैं एक लॉ का स्टूडेंट हूँ, तो मैंने अगर प्रैक्टिस करनी है आगे जाके, तो जी मेरे लिए तो ये बुक्स इनको थॉरोली प्रॉपर पढ़ना जरूरी होगा ना? जी ठीक है, आप सही मैंने कह बस रहे हैं। यही पूछना था। सर अगर मेरे आपने को टेक्स्ट की कंप्लीट। प्रैक्टिस करनी है, ये आपके लिए मैं अब पुराने पाक के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकता। ये ऑर्डिनेंस इज अ बाइबल फॉर योर टेक्स्ट लॉ, ठीक है। ठीक हो गया सर। ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, उसके थैंक बाद यू रफीक सर। साहब, रफीक साहब काइंडली अनम्यूट कीजिए, सवाल है पूछिए वरना मैं आगे बढ़ने लगा हूं। नहीं है काशिफ साहब, आप सवाल अपना पूछिए। काशिफ भाई, अली हैदर भाई, हैंड रेज करने के बाद जागते रहा करें, वरना मैं एक दफा बोलने के बाद दोबारा हेलो अपॉर्चुनिटी नहीं दूंगा भाई, आप जागते रहा करें ना जी। हेलो सर। सर ये जी जो जी। ऑर्डिनेंस वगैरह है, ये जो ऑर्डिनेंस की जो ये इसी में से डाउनलोड होगी या इसकी डाउनलोड करने की जगह कहाँ है? ये थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं क्या? सर मैं अभी क्लिक भी करता हूँ, आपको अभी थोड़ा सा और आगे लेके चलना है। ये आपकी 3-4 क्लासेस आपको ऐसे फील होगी यार इधर घुमा रहा है, ये चीजें कर रहा है, लेकिन ये आपका 3-4 क्लासेस के बाद इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आप कहेंगे यार सर मजा आ रहा है, मतलब ये थोड़ी सी बुनियादें रखी जा रही हैं, ठीक है। ठीक है सर। तो अभी मतलब जो आपने भी जो हमें बुक में पढ़ा है, मतलब वर्कशीट में पढ़ा है, तो इसको लिख लूं कहीं या आप लिखने का टाइम देंगे? ये शीट मैं आपको दे दूंगा, बेफिक्र रहिए, शीट ही आपको भेज दूंगा, उसमें फिर आपको अभी ठीक अभी है सर। सुनने पास, ठीक है, लेक्चर भी आपको मिल ठीक है जाएगा। सर। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू। अच्छा जी, उसके अलावा जी उमर खान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी उमर भाई। सर ये इनकम टैक्स रूल का आपने अल्टरनेटिव नेम क्या लिया था, जरा वो दो बता दें मुझे। प्रोसीजरल लॉ मैंने कहा है। नहीं, आपने कहा था ना कि मैं रूल्स 45 कहूंगा आई थिंक, या 8 कहूंगा। नहीं मैंने कहा था एक और सेक्शन होते हैं, मैं इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कोई मसला नहीं, बेफिक्र है, इसके अलावा कोई सवाल है तो बताएं। नहीं सर, बस यही है। अच्छा चलो ठीक है जी। काशिफ, सर मैं ये पूछ रहा था कि ये जो हम पढ़ लें, ये इनकम टैक्स है, ये सेल्स टैक्स तो नहीं है ना ये, या नहीं सेल्स अभी टैक्स? अभी भी इनकम टैक्स है, सेल टैक्स की किताबें अलग हैं, वो अलग खोलूंगा, ठीक है, बेफिक्र है। किताबें लाजमी नहीं आप फॉलो करें मेरे प्यारे दोस्तों, मैं किताबें इसलिए बताता हूँ, जो लोग अच्छे टैक्स कंसल्टेंट बनना चाहते हैं वो उन लोगों के लिए हैं। बाकी जितना बताऊंगा उतना यकीन करें कि आप किसी बंदे के साथ अच्छी तरह से बात कर सकते हैं, मुझे टैक्स का पता है जी, मुझे टैक्स आता है, मैं टैक्स आपके साथ डिस्कशन कर सकता हूँ, इंशाल्लाह आप इस लेवल पे पहुंच जाएंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। इज इट पॉसिबल आफ्टर ग्रेजुएशन और ड्यूरिंग द स्टडी टेन्योर? ठीक जी। मतलब आदेश भाई आप कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं इस टर्म को डिफाइन नहीं कर रहा, ठीक है, आप टेक्स्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। निशान उल्लाह कहते हैं सम शॉर्टकट टू रीड दीज। जी मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा ना मेरे दोस्त, अभी ना एक नाराज नहीं होना आप लोग को, मैंने कहा कि अभी मुझे फॉलो करें, 3-4 क्लासेस के बाद आपको वो पिक्चर क्लियर हो जाएगी, ठीक है। समडे मूवीज चलती है, स्टार में समझ नहीं आ रही होती कि क्या हो रहा है, ठीक है, तो ये मूवी चल रही है आपकी। अच्छा जी, आईटेल, अच्छा और किसी का क्वेश्चन है? चलें, थैंक यू, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, रिएक्शन में ही लोअर का, हैंड लोअर का भी होता है ऑप्शन कि अगर आपको गलती से हैंड आपको हो गया हो तो लोअर भी कर सकते हैं। अच्छा, मैंने सर ये अर्जी की कि आपका ये जो ऑर्डिनेंस है, ये जो किताब है, ये लॉ है, लॉ के अंदर जैसे पुराने पाक के अंदर हम कहते हैं हर एक मतलब सिपारे हैं, आगे सिपारों के आगे आपको पता है हम कहते हैं हमारी सूरा है, ठीक है, सूरा के आगे आपकी कुरानी आयात हैं, ठीक है। तो ये कंपैरिजन के लिए नहीं भाई, समझाने के लिए, अल्लाह माफ करे, मैं बस मेरा वो कंसेप्ट ही होता है कि बच्चे को क्लियर होना चाहिए। तो इस तरह से जब आप टेक्स्ट की किताब को खोलते हैं ना मेरे भाई, ऑर्डिनेंस को, ये ऑर्डिनेंस मैंने खोला हुआ है, अभी मैं डाउनलोड करना भी बता देता हूँ। तो सर ये हर एक चीज जो आ रही होती है ना, ये हेडिंग है, ये उसका पहला पेज है, ये सेक्शंस, ये क्या है सेक्शन, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5, ठीक है, फलां सेक्शन एंड फलां सेक्शन, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर डिफरेंट किस्म के आपके सेक्शन मेंशन होते हैं। अगर मैं सर चला जाऊं इनकम टैक्स रूल्स के ऊपर, मैं रूल्स की बुक भी ओपन कर लेता हूं। अच्छा, अगर हम रूल्स की बुक के ऊपर जाएं तो सर यहाँ पे उसने सेक्शन नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रूल्स।
रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4, रूल नंबर 5, ठीक है। तो जब मैं कहूँ ना कि मैं रूल नंबर 5 की बात कर रहा हूं तो आपने कहना है सर बात कर रहे हैं इनकम टैक्स रूल की। जब मैं बात करूँ ना कि भाई मैं सेक्शन की बात कर रहा हूं तो आपने कहना है सर बात कर रहे हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की। समझ रहे हैं बात को? यहाँ तक पिक्चर क्लियर कीजिएगा। आई बिलीव आपको क्लियर हो गया। चलिए ओके आगे। सर, समझ लग गई। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा आगे बढ़ते हैं सर। सर जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे याद रखिएगा कि हमने कुछ चीजें ऑर्डिनेंस से पढ़नी होगी, कुछ चीजें रूल से पढ़नी होगी, तो इन दोनों को मिला के हमारा कानून जो है इस तरह से चलेगा, दोनों चीजों को मिला के, ठीक है। तो यहाँ पे सर हमने कहा कि हमने जब बंदे को रजिस्टर्ड करना है तो हमने सेक्शन 181 को फॉलो करना है, ठीक है। किसको फॉलो करना है? 181 को। लेकिन आप कहेंगे सर डाउनलोड करना तो बताया ही नहीं। मैं कहूंगा चलो वापस चल के पहले डाउनलोडिंग की बात कर लेते हैं, ठीक है। सर यहाँ पे जब आप आए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आपने ऑर्डिनेंस के ऊपर क्लिक किया तो आपके लिए रेलिवेंट टॉप वाला है जिसको आपने डाउनलोड करना है। सर सर स्क्रीन नहीं आ रही सर। क्या स्क्रीन तो मेरे दोस्त आ रही है ना? ना कर यार, अब एक दफा गलती होगी इसका मतलब ये नहीं कि बार बार गलती नहीं करूंगा। नहीं सर, सर वो नहीं आ रही थी सीरियस, जैसे ही मैंने बोला फिर फौरन आ गई थी, सॉरी नहीं सर। वो 1 सेकंड लगता होता है, लोडिंग टाइम होता है मेरे भाई, ठीक है। ओके सर, ओके। अच्छा जब आपने ऑर्डिनेंस के ऊपर क्लिक किया, ये फर्स्ट लाइन के ऊपर क्लिक किया तो आपका ये ऑर्डिनेंस क्या हो गया? ओपन हो गया, ठीक है। तो इसको आपने यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करके अपने पास डाउनलोड कर लेना है। इसके साथ मैं आपको तीसरी क्लास में एक बुक भी प्रोवाइड करूंगा या चौथी क्लास में, ठीक है, जिसको हम इसके साथ यूज करेंगे मिला के, ठीक है। बल्कि मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर चीज के बारे में मैं अपने नोट्स देता जाऊं, ठीक है। तो ये सर देखिएगा आप कि इसका मतलब ये है कि ये ऑर्डिनेंस हम फॉलो कर रहे होंगे। इसका सेक्शन मैंने कौन सा खोला है? 181। अगर 181 के बाद ये सारे सेक्शन हैं, ठीक है, जो बात करता है किसी बंदे ने टैक्स अगर पे करना होगा। हम कहते हैं ना किसी को फाइलर बनाना है, जब हम बोलते हैं ना फाइलर बनाना है तो हम उसको सबसे पहले रजिस्टर्ड करते होते हैं। तो रजिस्टर्ड करने के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। जो चीज आपको कहीं पे यूट्यूब पे इधर उधर कहीं भी नहीं मिलने वाली, वो चीज हम डिस्कस करने वाले हैं, बड़ी अहम चीज है। सर मैंने सेक्शन 181 कानून के सफा नंबर 353 पे खोला। ये बात करता है टैक्स पेयर। याद रखिएगा ये जो वर्ड टैक्स पेयर है किस किस के लिए यूज हुआ है? कंपनी को भी टैक्स पेयर कहते हैं, इंडिविजुअल को भी टैक्स पेयर कहते हैं, पार्टनरशिप के बिजनेस को भी टैक्स पेयर कहते हैं। यानी कि टैक्स पेयर का वर्ड किस किस के लिए यूज किया जाता है? कंपनी को भी टैक्स पेयर ही कहते हैं, इंडिविजुअल को भी टैक्स पेयर कहते हैं, पार्टनरशिप को भी टैक्स पेयर कहते हैं। तीनों किस्म के लोगों के लिए एक ही वर्ड यूज किया गया है, टैक्स पेयर। कानून कहता है कि एवरी टैक्स पेयर शेल अप्लाई इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म एंड इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर फॉर रजिस्ट्रेशन। हर बंदा प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म पे अप्लाई करेगा और प्रेस्क्राइब्ड मैनर में अप्लाई करेगा। किसके लिए? अपने आप को एफबीआर के साथ रजिस्टर करने के लिए। हमने कहा ये प्रेस्क्राइब क्या है? उसने कहा परेशान नहीं होना, आप आओ वापस यहाँ पे। तो ये एफबीआर की मेन वेबसाइट के ऊपर मैं आपको दोबारा से लेके गया, ये fbr.gov। जब लेके गया तो यहाँ पे सर आपको एक चीज नजर आएगी, ये इनकम टैक्स, ये आगे लिखा हुआ है आयरस, ठीक है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक नई वेबसाइट के ऊपर लेके आएगा। ये वो पोर्टल है जहाँ पे हमने रजिस्टर करना होता है। इसके ऊपर उसने कहा था प्रेस्क्राइब फॉर्म। तो प्रेस्क्राइब फॉर्म कौन सा है? न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करो तो इस फॉर्म को उसने क्या नाम दिया? प्रेस्क्राइब फॉर्म का। एक प्रेस्क्राइब फॉर्म के ऊपर आप अप्लाई करोगे, ठीक है। अभी इसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। The commissioner having jurisdiction over a case where necessitated by the facts of the case may also register a taxpayer in the prescribed manner। मैं अपने अल्फाज में इसको एक्सप्लेन करूंगा। याद रखिएगा सबसे पहले मैं वर्ड ये जो जुरिस्डिक्शन है इसको डिस्कस करूंगा, इसको जुरिस्डिक्शन को, ठीक है। याद रखें, मुझे आप एक चीज बताएं कि अगर खुदा ना खास्ता आप ट्रेवल कर रहे हैं या कोई और कहीं जा रहे हैं तो अगर आपका कोई आपके साथ वॉलेट गिर जाता है या कोई और मसला हो जाता है तो आपका वो जो रपट होती है या आपके साथ स्नैचिंग हो जाती है, कोई मसला हो जाता है तो आपकी रपट कहाँ पे दर्ज होती है? जिस जगह पे आपके साथ स्नैचिंग हुई, जो आप 15 पे कॉल करेंगे, जो करीब तरीन पुलिस स्टेशन होगा, उसकी पुलिस आएगी और उस थाने में जाके आपकी रपट दर्ज होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मेरे जो केस की जुरिस्डिक्शन बनी वो स्नैचिंग वाले की वो बनी जो मेरा करीब तरीन पुलिस स्टेशन था। मैं सही कह रहा हूं? यानी कि फिर इस तरह से एफबीआर के अंदर भी जुरिस्डिक्शन होती है। हमने कहा ये जुरिस्डिक्शन क्या है?
उसने कहा भाईजान जुरिस्डिक्शन को मैं डिफाइन करता हूँ। उसने कहा जुरिस्डिक्शन के लिए आपने जब अप्लाई करना है, ये जो हम अप्लाई कर रहे हैं, ये जो फॉर्म के जरिए, ये जो वेबसाइट के ऊपर फॉर्म था ये वाला, इस फॉर्म की बात करता है कि इसके अंदर हमने एक लिखना होता है एड्रेस। इसमें दो किस्म की इंफॉर्मेशन देनी होती है, एक को कहते हैं बेसिक इंफॉर्मेशन और एक को कहते हैं एड्रेस की इंफॉर्मेशन। कहता है यहाँ पे जो एड्रेस लिखोगे ना, मैं मतलब आपने कहा सर कौन सा एड्रेस, मैं कहूंगा फर्ज करो मैं आपको यहाँ पे एक एड्रेस लिख के दिखाता हूँ, ठीक है, बल्कि इसी को लिख लेते हैं, इसी को ही लिख लेते हैं समझाने के लिए आपको। अच्छा, मैंने कहा कि मैंने ये एड्रेस लिखा है, ठीक है, ब्लू एरिया, सिटी इस्लामाबाद। अच्छा, ये चीज बड़ी अहम है जिसको मैं फजूल में टाइम नहीं लगा रहा, परेशान नहीं होना। सर ये मेरा एड्रेस नजर आ रहा है, यूनिट नंबर होता है, अभी मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं किया, बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ऑफिस नंबर 138 महमूद प्लाजा, ब्लू एरिया, इस्लामाबाद, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मेरी जो जुरिस्डिक्शन बनेगी ना एफबीआर की, वो बनेगी इस्लामाबाद में। कहाँ पे बनेगी? इस्लामाबाद का जो टैक्स ऑफिस होगा, मैं उनके साथ राब्ते में आऊंगा। राब्ते से मुराद ये है कि मेरा जो मैटर होगा, कल को केस होगा, वो इस्लामाबाद टैक्स ऑफिस देखेगा। क्या मतलब है, इस चीज को हम दोबारा से एक और बेहतर अंदाज में डिस्कस करते हैं, परेशान नहीं होना। ये 2-3 क्लासेस में आपके साथ ये होने वाला है, ठीक है। सर यहाँ पे आपको ऑनलाइन वेरिफिकेशन का पोर्टल एक नजर आ रहा होगा। इसके ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपने जाना है टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी के ऊपर। जब सर यहाँ पे जाएंगे तो आपने यहाँ पे लिखना है CNAC, यहाँ पे उस बंदे का लिखना है CNAC नंबर, ठीक है। यहाँ पे आपने कैप्चा डालना है, ठीक है। आपने सर ये क्यों कर रहे हैं, मैं कहूंगा मैं किसी बंदे की आपको जुरिस्डिक्शन दिखाना चाहता हूँ। इस बंदे की जो जुरिस्डिक्शन है इसको कहते हैं टैक्स ऑफिस। जुरिस्डिक्शन के लिए वर्ड क्या यूज होता है? टैक्स ऑफिस। ये कहाँ से चेक किया हमने? टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी पे आके। इसका टैक्स ऑफिस कौन सा आ रहा है? इस्लामाबाद आ रहा है। आप कहें सर इस्लामाबाद क्यों आ रहा है, मैं कहूंगा जब ये वाला फॉर्म भरा गया होगा, ये वाला, इस फॉर्म को भरते हुए जो एड्रेस दिया गया होगा वो इस्लामाबाद का दिया होगा। आप कहें सर हम कैसे मान लें, मैं कहूंगा आप ना मानो, ये ऊपर ही एड्रेस साथ ही लिखा हुआ है। इसकी फिर जुरिस्डिक्शन किसी भी बंदे की कैसे होती है, जो वो एड्रेस देता है। अगर ये बंदा लाहौर का एड्रेस दे देता तो इसका RTO लाहौर बन जाता, ठीक है। आप कहें कि सर इससे क्या होगा, मैं कहूंगा इससे सर ये होगा कि कल को अगर आपको नोटिस आएगा तो ये वाला टैक्स ऑफिस आपको देखेगा। अब ये बंदा FBI के साथ कब रजिस्टर्ड हुआ है? 27 मार्च 2019 को FBI के साथ रजिस्टर्ड हुआ है, ठीक है। आप कहेंगे सर हमने इस चीज को चेक करना है, ये तो पता नहीं चल रहा कि एक्टिव है कि इनएक्टिव है। आपने कहा सर ये नजर आ रहा है कि एक्टिव है FBI में। मैं कहूंगा नहीं मेरे बच्चे, ये आ रहा है रजिस्ट्रेशन स्टेटस इनकम टैक्स एक्टिव। हमने तो रजिस्ट्रेशन स्टेटस नहीं देखना, हमने तो ये देखना है कि ये फाइलर है या नहीं है, जिसको हम ATL में कह रहे हैं, नाम है कि नहीं है। आप कहें सर वो कैसे चेक करेंगे, मैं कहूंगा मैं इसका CNAC कॉपी कर रहा हूँ। हमने दोबारा से वापस जाके ऑनलाइन वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। इसमें ये जो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट आ रहा है, यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे उसका CNAC नंबर लिखते हैं। यहाँ पे उसका CNAC नंबर कॉपी करने के बाद आप आज की डेट लिखोगे। आज की डेट लिखने के बाद इसको SR1ZDU यहाँ पे लिखा। तो यहाँ पे देखो ये बंदा क्या आ रहा है, फाइलिंग स्टेटस क्या आ रहा है? इनएक्टिव। क्या आ रहा है? इनएक्टिव आ रहा है। इसका मतलब ये है कि बंदा एक्टिव नहीं है। वो यहाँ पे है कि उसका नाम ATL के अंदर है कि नहीं है। आप कहें सर वो वाली चीज क्या थी, मैं कहूंगा कि वो वाली चीज बस ये था कि वो बंदा FBI के साथ रजिस्टर्ड था कि नहीं था। और उसका अब दूसरी चीज ये है, आपको ये बताता चलूं कि आपकी ये जो प्रोफाइल इंक्वायरी होती है, इससे बंदे का हमें एक पता चल जाता है कि RTO क्या है, उसका एड्रेस क्या है, वो FBI के साथ कब रजिस्टर्ड हुआ, वो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद उसका ईमेल FBI के पास कौन सा है। आपने सर ये तो डैश आ रहा है, मैं कहूंगा FBI ऐसे ही शो करता है, पूरा नहीं शो करता। उसका सेल नंबर कौन सा है, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ से हम चेक कर लेते हैं, यानी कि आपको एक्टिव चेक करना भी आ गया, कोई बंदा फाइलर है कि नहीं है। आपको टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी से उसकी जुरिस्डिक्शन चेक करना भी आ गई। ये जुरिस्डिक्शन कैसे डिटरमिन होती है? कानून ने कहा कि द कमिश्नर हैविंग जुरिस्डिक्शन ओवर अ केस। तो जुरिस्डिक्शन कैसे डिटरमिन होती है? जब आप उसको एड्रेस देते हो, ठीक है सर। यहां तक कोई परेशानी हो किसी साहब की या किसी साहिबा की?
गो सर, इट्स ओके। जी बाकी लोग भी थोड़ा सा टाइप करके गूंगा कर दें। इट्स ओके सर, एवरीथिंग इज क्लियर। अच्छा सर, एक चीज है फाइन। जी तो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी मुझे, लेकिन मेरे इस टाइम मेरे नहीं नहीं माइंड नहीं, में। ऐसे सर इस टॉपिक के मुतालिक विद विद ड्यू रिस्पेक्ट, अभी क्योंकि मैंने एक तरीके से लेके चलना है वो, वरना हर बंदा अपनी मर्जी से पूछेगा और क्लास कहीं की कहीं निकल जाएगी। ठीक है? अच्छा, ये एक्टिव होने के रिलेटेड ही है बस। नहीं नहीं, ये एक्टिव वाला सर, सर, एक्टिव के ऊपर सर अलग से क्लासेस है, हमारी प्रॉपर क्लास है उसके ऊपर। सर चलिए अगर ठीक एक है। बंदा जुरिस्डिक्शन चेंज करना चाहे तो वो प्रॉपर रिक्वेस्ट करेगा? जी जी प्रॉपर रिक्वेस्ट करेगा, वो बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसीजर है उसके। मैं तकरीबन, मैंने जो कम से कम फीस ली है, मैंने 80,000 ली है। ठीक है? वो बता दूंगा आपको, एक एप्लीकेशन भी दे दूंगा। ठीक है? ठीक है सर। बस अभी आपने यू हैव टू गो विद माय फ्लो। ठीक है? आप अपने हिसाब से नहीं चलना। ठीक है? अच्छा जी। मीन्स वी चेक थिंग्स स्टेटस एंड jurisdiction ऑन दिस साइड। जी जी आप बड़ी सारी चीजें ऐसे हम चलते जाएंगे। अच्छा जी, सर हमें ये भी समझ आ गई। ठीक है? उसके बाद सर हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। नाराज नहीं होना भाई, वजह पता है क्या, कि लेक्चर इधर उधर निकल जाएगा और मैंने उसके इस तरह नहीं चलना। मैंने अपने फ्लो से बढ़ा के फिर आपके क्वेश्चन लूंगा और टॉपिक के रेलिवेंट लूंगा। Taxpayer registration scheme shall be regulated through the rules to be notified by the board। अब टैक्स पे रजिस्टर्ड कैसे होगा, उसने कहा इसके लिए हम बनाएंगे रूल्स। ये कब ये बंदा कह रहा है, ये सियाना आदमी कह रहा है, जब कानून आया 2001 के अंदर, ये वाला कानून आया इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो हम किताब पढ़ रहे हैं। इससे पहले भी कानून था, उसके बारे में अभी डिस्कशन नहीं कर रहा। ठीक है? कभी उसके बारे में भी थोड़ी बहुत गप लगाएंगे। तो 2001 में कहा कि हम रूल्स लाएंगे, फिर ये इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे ये लोग रूल्स ले आए। कब ले आए? 2002 के अंदर। ठीक है? अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो रजिस्ट्रेशन के लिए इन्होंने जो रूल्स आपके बनाए, रूल्स की अगर हम बात करें तो सर इन्होंने रजिस्ट्रेशन की बात अगर करें हम, तो रूल नंबर आपका 79 से लेके 83 तक इन्होंने कहा कि रजिस्टर्ड कैसे होगा कोई बंदा। इसको भी हम हल्का सा देख लेते हैं। लॉ से बिल्कुल आपने बोर नहीं होना भाई। मैं चला गया यहाँ पे टैक्स पेड रजिस्ट्रेशन के ऊपर। रूल नंबर 79, कौन सा जी? 79। दिस रूल द रूल इन दिस चैप्टर अप्लाई फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन। ये बस बता रहा है कि भाई किस बंदे ने रजिस्टर्ड कैसे होना है, ये प्रोसीजर बता रहा है। आपका ये जो सेक्शन है बता रहा है कि आपने रजिस्टर्ड होना है। रजिस्टर्ड होना कैसे है, ये रूल्स बता रहे हैं। ठीक है? अब हमने कहा कैसे, कहता है रजिस्ट्रेशन की हेडिंग दी, जिसको हमने कहा एनरोल करवाना होता है या रजिस्टर्ड करवाना होता है। कैसे? एन इंडिविजुअल हैविंग CNIC, एक इंसान जिसके पास CNIC हो। यहाँ पे आपको आपके माइंड में आ सकता है सर मेरे पास CNIC तो नहीं है, लेकिन मेरे पास बे फॉर्म है, फर्ज करें, तो क्या मैं रजिस्टर्ड हो सकता हूँ? मैं कहूंगा बिल्कुल आप FBR के साथ रजिस्टर्ड हो सकते हैं। आप कहेंगे सर इसने तो CNIC लिखा है। मैं कहूंगा CNIC से भी तो हमने CNIC नंबर ही लेना है, तो आप रजिस्टर्ड कर सकते हो, एक माइनर को भी कर सकते हो, मसला नहीं है। रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ टोटल इनकम, लेकिन ये कह रहा है कि हर इंडिविजुअल नहीं, जिसका CNIC हो और जिसकी टोटल इनकम हो। ठीक है? रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ टोटल इनकम मैन्युअली शैल बी ट्रीटेड एज रजिस्टर्ड अंडर द। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है कि अब आपकी रजिस्ट्रेशन दो तरह से होती है। आप किसी बंदे को FBR के साथ दो तरह से करवाते हो रजिस्टर्ड। एक कैसे? मैन्युअली, और एक कैसे? ऑनलाइन। ठीक है? मैनुअल वाला कंसेप्ट नहीं रहा, ना मैं करूंगा मैनुअल ना आप करोगे, क्योंकि वजह ये है कि भाईजान उसके अंदर रिटर्न भी मैनुअल बनती है, और मैनुअल रिटर्न का जो टेम्पलेट है वो भी मैं कभी आपको दे दूंगा। तो ये लंबा चौड़ा काम है, इसको हम डिस्कस अभी नहीं कर रहे हैं, इसके ऊपर टाइम हम नहीं खपा रहे हैं। तो याद रखिएगा ये हमारी रेलिवेंट चीज नहीं है। समझ रहे बात को? क्योंकि प्रैक्टिकली जो हमने करना है हमने उसको डिस्कस करना है। यहाँ पे आते हैं, कहते हैं एन इंडिविजुअल हैविंग CNIC, जो बंदा अपनी रिटर्न को ई फाइल करना चाहता है। ये वो बंदा था जो अपनी रिटर्न को कैसे फाइल करना चाहता था? मैनुअल। मैनुअल वाले को हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है? वैसे मैं आपको बता दूंगा जिस दिन वो मैनुअल रिटर्न फाइल करेगा उस दिन से वो FBR के साथ रजिस्टर्ड माना जाएगा। ठीक है? बल्कि यहाँ पे हम आते हैं, ई फाइल रिटर्न ऑफ टोटल इनकम शैल बी ट्रीटेड एज रजिस्टर्ड व्हेन द इंडिविजुअल इज इनरोल्ड। जो बंदा अपनी रिटर्न को ऑनलाइन सबमिट करता है, जिस दिन वो ई एनरोल्ड करवा लेगा। हमने कहा ये ई एनरोल्ड क्या है? उसने कहा प्यारे दोस्त, आप इस FBR की वेबसाइट पे आके
ये जो अपने पार्टिकुलर्स डाल रहे हो, जिस दिन अपने आप को यहाँ पे सबमिट का बटन दबा दोगे ये फॉर्म फिल करके, उस दिन आप ई एनरोल हो जाओगे। अभी इसको हम डिस्कस करते हैं। यानी कि ये जो फॉर्म हमने खोल रखा है न्यू रजिस्ट्रेशन वाला, इसको भर देना क्या कहलाता है? ई एनरोलमेंट। क्या कहलाता है? ई एनरोलमेंट। सर बात को आप समझ रहे हैं? ई एनरोलमेंट की बात को समझ रहे हैं मेरे दोस्त? बिल्कुल सर, समझ आ गई है। यस सर। तो शाबाश। ये चीजें मैं आपको बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि आपको रजिस्ट्रेशन हर बंदा सिखाएगा, लेकिन ये आपने लॉ भी साथ सीखने की कोशिश करनी है। अब ये बात हो रही है किसकी? एक इंडिविजुअल की। मैंने कहा मैं और आप। आगे अगर बात करें कंपनी की, अगर बात करें पार्टनरशिप बिजनेस की, या किसी बाहर वाले गोरे काले अमेरिकन की, चाइनीज की, फॉरेन नेशनल की, या कोई फॉरेन गवर्नमेंट यहाँ पे आके कोई एम्बेसी वगैरह या कोई और अदारा आके यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करता है, वो किस दिन माना जाएगा कि एफबीआई रजिस्टर्ड हुआ? जिस दिन वो ई एनरोल होगा। आप कहें कि सर ये क्या आपने खप मचाई हुई है, वो जिस दिन ई एनरोल होगा, ये क्यों आप कह रहे हैं? मैं कहूंगा मेरे प्यारे दोस्तों, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। आप कहें सर क्या मतलब है? मैं कहूंगा कि जब आप ई एनरोल हो जाते हैं तो आपको मिल जाता है एनटीएन। क्या मिल जाता है? एनटीएन। आप कहेंगे तो सर एनटीएन मिल जाता तो फिर कौन सा मसला हो गया? मैं कहूंगा आपके कानून के सेक्शन 114 1B7 के अंदर लिखा हुआ है, जब बंदा कोई एनटीएन ले लेता है तो उसके ऊपर हर साल रिटर्न भरना लाजमी हो जाता है, भले उसकी इनकम हो या उसकी इनकम ना हो। उसकी इनकम हो या उसकी इनकम ना हो। ठीक है जी। तो हमारे ऊपर रिटर्न को फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा। इसलिए कहा जा रहा है कि जिस दिन बंदा अपने आप को ई एनरोल करवा लेगा उस दिन से वो ई एनरोल माना जाएगा। ठीक है। अच्छा जी। अब ई एनरोलमेंट के बारे में से थोड़ा सा आगे चला, उसने बताया जी मैं आपको बताता हूँ कि ई एनरोलमेंट के लिए, अब ये कहता है रिक्वायरमेंट क्या है ई एनरोलमेंट करवाने की। इसने कहा एन इंडिविजुअल, ये फिर बात कर रहा है एक इंसान की, रिक्वायर्ड टू रजिस्टर्ड अंडर रूल फला। अच्छा अंडर को छोड़ दो, क्या तो उस बंदे के पास क्या होना चाहिए? एक सीएनएसी नंबर होना चाहिए। यहां से आपको ये बात क्लियर होगी कि भाई सीएनएसी नंबर की जरूरत है, सीएनएसी की जरूरत नहीं है। अच्छा, आपके पास एक फोन भी होना चाहिए जो उसके नाम पे हो। ठीक है। उसके बाद एक ईमेल एड्रेस उस बंदे का चाहिए, उसकी नेशनैलिटी का हमें पता होना चाहिए, उसके घर के एड्रेस का पता होना चाहिए। ये अकाउंटिंग पीरियड जब हम फॉर्म फिल करेंगे वहां पे हमसे नहीं मांगेगा। ठीक है। ये अकाउंटिंग पीरियड नहीं मांगेगा, ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद अगर उसका बिजनेस है तो बिजनेस का उसका नाम क्या है, बिजनेस वाले उसका एड्रेस क्या है, ये बाद में हम डिस्कस करेंगे। इस पॉइंट को भी छोड़ दीजिए। ठीक है। अदरीश भाई अपने पास है, अदीश है या अदरीश है, अपने पास से कंसेप्ट ना निकालो। जो मैं कह रहा हूँ अभी फिलहाल वही सुनो, फिलहाल वही सुनो। आप अपने आप को भी कंफ्यूज करोगे, थकाओगे। ठीक है। और फिर बाद में वो बाकी लोग को भी परेशान कर दोगे। तो सर इसका अच्छा मतलब सर। जी अच्छा सर, मैं ये चाह रहा था कि कुछ लोग जो है ना वो रिटर्न मैनुअली फाइल जानबूझ के करते हैं। ठीक है। मतलब अपना एनटीएन भी मैनुअली रजिस्टर करवाना पसंद करते हैं और रिटर्न भी फिर मैनुअल देते हैं। जी ठीक है। वो कहते हैं जी ई इनरोल करना आपके लिए फायदे में नहीं है। वो क्यों इस चीज में फर्क कर रहे होते हैं? सर आपने तो पूछा होगा ना, तो आपने क्यों नहीं उनसे पूछा कि क्या वजह क्या है? आप तो माशाल्लाह लॉजिकल आदमी है, मेरे से पूछ रहे हैं, जारी बात है आपने उनसे भी सवाल किया होगा। ये सवाल मैंने पूछा था, तो फिर मुझे तो उस टाइम पे यही कह दिया गया था कि आपको समझ नहीं आएगी। अच्छा सर, इसमें मैं आपको चीज बताऊं, लोगों का ये मानना है, ठीक है, मैं बस हवाला लगाता हूं थोड़ी सी। लोगों का ये मानना है कि अगर हम लोग क्या करें, मैन्युअली फाइल करें तो शायद हम ऑडिट वगैरह से बच जाएं। ठीक है। क्या करें? ऑडिट वगैरह से बच जाएं, हमारे ऑडिट में सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाएं। और ये एक फैक्ट भी है। ठीक है। कि ई एनरोलमेंट वालों की रिटर्न तो उनके पास ऑनलाइन पड़ी होती है और वो फौरी उसको असेस कर लेते हैं, जबकि आपकी मैनुअल रिटर्न होती है उसको थोड़ा देखना परखना थोड़ा मुश्किल होता है। जब आप मेरे साथ भी चलेंगे आपको भी आइडिया हो जाएगा। बस फिलहाल आप इतना याद रख लीजिए कि इसके पीछे वो जो उनकी लॉजिक या मंतक है, ताकि कल को जो नोटिस वगैरह आते हैं उससे भी हम थोड़े से बचे रहेंगे। ठीक है। क्योंकि उसका नोटिस वोटिस भेजना भी फिर मैनुअल भेजा जाएगा, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। आजकल सारा आपको पता है कि हर बंदा जो फोकस करता है या हर बंदे का जो रुझान है वो किसकी तरफ है? ऑनलाइन की तरफ है। तो ये एक मंतक हो सकती है, लेकिन इतनी ज्यादा कोई नहीं है। अगर आप कहें कि मेरा नाम
ऑडिट में सिलेक्ट नहीं होगा तो ये भी बिल्कुल सरासर गलत है। होगा सही लेकिन कम चांसेस है। ठीक है, अच्छा जी। तो सर ये चीज फायदे में नहीं है? सर और ये बहुत कम है, बहुत कम है। आजकल हर बंदा ऑनलाइन जा रहा है, ठीक है, बहुत कम है। और मैनुअली के ऊपर याद रखिएगा, फर्ज करें समटाइम ये भी होता है मैनुअल की, मैं बता दूं कि वो रिटर्न भी उनसे गुम जाता है जब मैनुअली हम दे के आते हैं। वो फिर आपको दोबारा कहते हैं, आपके ऊपर पेनल्टियां भी हमने देखी हुई है कि पेनल्टी इम्पोज होगी कि आपने रिटर्न ही नहीं सबमिट किया। समझ रहे हैं बात को? फिलहाल इस बात को यहीं पे हम स्टॉप करते हैं, ठीक है, इन बातों को आगे इंशाल्लाह लेके चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, एक बात मैं करना चाहूंगा। जी वो ये भाई ने एक सवाल किया है, तो मैंने बताया मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, ऑलरेडी मैं इन प्रैक्टिस में भी हूँ, ठीक है, अपने सीनियर्स के साथ। तो मैं यहाँ थोड़ी सी एडिशन करूंगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना, हमारी जो सर्विसेज हैं टैक्स से रिलेटेड जिन पर भी हम जाते हैं, वो सारी ही तकरीबन ऑनलाइन हो चुकी हुई हैं। और ये तकरीबन आउटडेट हुआ नहीं है, लेकिन होने वाला है मैनुअल वाला तरीकेकार। सो दैट इज वाई हाँ, हम लोग ये इस कोर्स में है कि हम इसको अंडरस्टैंड कर सकें कि हमने ऑनलाइन पे किस तरह शिफ्ट होना है, और इसको जो है ना वो आगे कंटिन्यू करना है अपने फ्यूचर में। चलें जी, हम प्रोसीड करते हैं बस। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने बता दिया, ठीक है। थैंक यू सर। और थैंक यू। अच्छा जी सर, ये आपका फॉर्म है। किसी भी बंदे को रजिस्टर्ड करना एफबीआर के साथ तो आईरिस पे जाके, ठीक है, आपका ये फॉर्म फिल करते हैं। कोई है खुश नसीब जो एफबीआर के साथ अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना चाहे? ठीक है, किसी का मूड हो तो हम फौरी रजिस्टर्ड कर देंगे। लेकिन एक चीज बता दूं कि आपकी इनकम हो या ना हो, 1 साल अपने आप को एफबीआर के साथ निकाह करवाने के बाद, ये मैं एफबीआर के साथ निकाह करवाता हूँ और ऐसा निकाह है जिसके साथ आप बच ही नहीं सकते। बेगम को छोड़ सकते हो लेकिन एफबीआर को नहीं छोड़ सकते, ठीक है। बेगम आपको छोड़ सकती है लेकिन एफबीआर को नहीं छोड़ सकती। यानी कि एक दफा एफबीआर के साथ आप रजिस्टर्ड हो गए तो हर साल, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि फिर बाद में आप लोग पूछ रहे होते हैं सर इस साल तो इनकम नहीं थी, भाई फिर भी रिटर्न फाइल करना है, आप उसको कहोगे जीरो। ठीक है, बात को समझ रहे हैं सर? तो भाईजान रिटर्न फाइल करना तो मैंडेटरी हो जाता है। चलो, अगर आप लोगों में से कोई रजिस्टर नहीं करना चाहता तो हम फर्जी तौर पे फॉर्म को फिल कर लेते हैं। क्या करते हैं? फिल कर लेते हैं। अच्छा, बल्कि 1 मिनट दीजिएगा, मैं एक और काम करता हूँ। बस 1 मिनट दीजिएगा, हम फिर अपना पोर्टल का ना, हम अपने वाले पोर्टल का वो फॉर्म भर लेते हैं, एफबीआर आईरिस, ठीक है। फिर ये भी आपको दिखा दूंगा। ये हमने अपने यहाँ जो पोर्टल बनाया हुआ है एडमिन। What if we got a penalty? I'm unable to submit the fine. Any possibility of any? मोमना, इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, डोंट वरी एट ऑल, दिस इज नॉट द राइट टाइम। इंशाल्लाह वी शैल डिस्कस ईच एंड एवरी एस्पेक्ट एंड ईच एंड एवरीथिंग जो प्रैक्टिकल नेचर की होगी हर चीज, ठीक है। बस डोंट वरी एट ऑल, स्टे विद अस। बस 1 मिनट दीजिएगा, मैं बस एक छोटी सी कार्रवाई डालने लगा हूँ। कार्रवाई क्या डालने लगा हूँ? हमारा जो अपना पोर्टल है जो हमने आप लोग के लिए बनाया हुआ है, उसके ऊपर मैं एक रजिस्ट्रेशन करता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि रजिस्टर्ड एफबीआर का कैसे होते हैं। चलो, मेरी पहले रजिस्ट्रेशन डिलीट हुई है। अच्छा जी, अच्छा ये हमने अपनी एक वेबसाइट बनवाई है, इनकी तरह से थोड़ी मिलती जुलती, ठीक है। तो इसके ऊपर जब हम इनकम टैक्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये हमें एक नई वेबसाइट पे लेके जाता है जो आईरिस की तरह की हमने बनाने की कोशिश की है, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है। तो आपका जो फॉर्म आपको शो करता है, मोर और लेस आपको फॉर्म वही शो कर रहा है। यहाँ पे मैं अपनी रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, फर्ज करें, ठीक है। सर हमने सीएनएससी नंबर लिख दिया, उसके बाद हमने लिखना है कोई बंदा मिस्टर डॉक्टर जो भी है, ठीक है, वो मेंशन किया। उसका सर हमने यहाँ पे नाम मेंशन कर दिया, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, ठीक है। और ये स्टैरिक लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये चीजें तो आपने लाजमी प्रोवाइड करनी है। इसके ऊपर स्टैरिक नहीं है, इसका मतलब ये है कि इसके बगैर भी काम चल जाएगा, ठीक है। सर्विस प्रोवाइडर लिखा, ये देखो, ये 0092 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपने नंबर इस तरह से मेंशन करना है, ठीक है। ये मैं वही वाला फॉर्म भर रहा हूँ सर, ये मैं आपको फॉर्म वो वाला दिखा दूंगा, ठीक है। ईमेल मैंने अपना मेंशन किया। अच्छा जी, ये होगी किसकी बेसिक इंफॉर्मेशन, किसकी? टैक्स पेयर की। और ये वाली इंफॉर्मेशन कौन सी है? ये एड्रेस की इंफॉर्मेशन है। इसमें सबसे पहले टाइप आपने बतानी है,
टाइप से मुराद क्या है कि वो जो बंदा है वो किस प्रॉपर्टी पे, किस जगह पे रहता है। वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, वो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, खेतों में रहता है, वो किसी कॉलेज में रहता है, वो किसी पब्लिक प्रॉपर्टी में रहता है, वो किसी मस्जिद में रहता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे बता दिया कि किसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर रहता है, ठीक है। ये बस रजिस्ट्रेशन के लिए, इसका कोई खास मकसद नहीं है। अगर आप कहें कि भाई यहाँ पे नोटिस मुझे आएगा, कुछ भी नहीं है। इसको अभी हमने बड़ी सारी चीजों को डिस्कस करना है इंशाल्लाह आगे। वो अगर रेजिडेंशियल है तो रेजिडेंशियल के आगे डिफरेंट किस्म की कैटेगरीज हैं। कैटेगरीज से क्या मुराद है? वो हट है, हाउस है, फ्लैट है, कॉटेज है, कंपाउंडियम है, वो कैबन है, बेंगलो है, अपार्टमेंट है, ठीक है। तो मैंने कहा जी वो क्या है, वो अपार्टमेंट है, ठीक है। यहाँ पे उसने कहा वो कितने साइज का है वो आप बताओ। मैंने कहा जी वो फर्ज करें कि वो कनाल में है, मरले में है, एकड़ में है, ठीक है। मैंने कहा स्क्वायर वो मीटर में है, ठीक है। कितने स्क्वायर मीटर है, टोटल कितना एरिया, 3600 है, फर्ज करें, ठीक है। कितना है, 3600 है, ठीक है। मैंने वो मेंशन कर दिया। यूनिट नंबर से मुराद ये होता है कि अपार्टमेंट नंबर, ठीक है, अपार्टमेंट नंबर 5, ठीक है। यूनिट नंबर से क्या मुराद है, जैसे हाउस नंबर होता है या अपार्टमेंट नंबर होता है, ये आपका वो जगह है जिसको ट्रेस किया जा सके। अगर यहाँ पे मैं हाउस लिखूंगा तो यहाँ पे हाउस नंबर आएगा, यहाँ पे अपार्टमेंट लिखा तो यहाँ पे अपार्टमेंट नंबर आएगा। उसके बाद किस स्ट्रीट में है, स्ट्रीट नंबर 5, ठीक है, स्ट्रीट 5, ठीक है। एरिया लोकेलिटी क्या है, फर्ज करें कि मैंने कहा जी ये है जी ब्लू एरिया है, फर्ज करें, ठीक है। अच्छा यहाँ पे थोड़ा फर्क है हमारे फॉर्म का और इनके फॉर्म का। यहाँ पे हम सिटी खुद लिखते होते हैं, ठीक है, जबकि इनका जो फॉर्म है इनके ऊपर सिटी की जो ऑप्शन है, ठीक है, मैं अगर आपको दिखाता चलूं तो यहाँ पे सिटी आपको यहाँ से सर्च करके लिखना पड़ता है, खुद नहीं लिख सकते। ये अब वो कहता है कि नहीं कर सकते। सर्च के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको फर्ज करें कि यहाँ पे इस्लामाबाद लिखना है तो इस्लामाबाद के ऊपर आप क्लिक कर देते हो। तो यहाँ पे कह रहा है इस्लामाबाद, सिर्फ इस्लामाबाद, रूरल या अर्बन। कभी आपको समझ नहीं आती यार हम रूरल में आते हैं या अर्बन में आते हैं, तो सिर्फ इस्लामाबाद कर दो। इस तरह आपकी सिटीज का भी ऐसे आएगा, वो एरिया वाइज भी होगा और उसके अलावा वो कहेगा कि भाईजान सिर्फ आपकी सिटी का नाम भी होगा। अच्छा सर यहाँ पे मैं गया दोबारा अपने वाले फॉर्म के ऊपर, ठीक है। जब वहां पे गया हूँ तो मैंने सिटी बस अपने नाम अब खुद लिखा है, डिस्ट्रिक्ट भी वही होगा, जबकि वो वाला पोर्टल आपको खुद ये दोनों चीजें लिख के दे देगा। कैपेसिटी में दो चीजें होती हैं कि आप ऑनर हैं या अदर देन ऑनर हैं। ऑनर से मुराद है आप मालिक हैं, कितने मालिक हैं, मैं और मेरा 22 प्रॉपर्टी के मालिक है, 50-50%। मैंने 50% लिख दिया, मेरा हिस्सा कितना है, मैं इस प्रॉपर्टी का अकेला मालिक हूँ 100%। ये जो ऊपर एड्रेस दे रहा हूँ, हो सकता है कि ये मैं किराए पे हूँ यहाँ पे, तो फिर मैं यहाँ पे ये वाली दूसरी कैटेगरी करके 1% लिख दूंगा। आप कहें सर 1% क्यों, मैं कहूंगा ये प्रैक्टिस है जो कि हम लोग फॉलो कर रहे होते हैं, ये लॉ में कहीं भी चीज डिफाइंड नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपने ये कैप्चा डाला, ठीक है। उसके बाद सर आपने सबमिट कर दिया। जो ही सबमिट किया तो वो कहता है भाईजान आपको हमने एक वेरिफिकेशन भेजा है, ठीक है। तो आप उसको क्या करें कि यहाँ पे डालें। अब मैं क्या करूंगा कि मैं आऊंगा अपनी ईमेल के ऊपर, मैं क्या करूंगा अपनी ईमेल के ऊपर आऊंगा, वहां पे मैं इसका कोड देखता हूँ, ठीक है। बस अभी इंतजार कीजिए, मुझे ये फॉर्म कंप्लीट करने दीजिए। अभी तो सर ऐसा सामने चल रहा है, बेफिक्र नहीं, मैं कुछ स्पीड नहीं लगा रहा, ये तो वैसे ही आसान सी चीज थी। एक मिनट दीजिएगा, स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अच्छा जी, अच्छा सर, ये सर देखिए हमारे पोर्टल की तरफ से हमें ईमेल आ गई, ये पोर्टल रजिस्ट्रेशन के ऊपर वो उसने मुझे ये कोड भेजा कि आपका ये कोड है रजिस्ट्रेशन का, ठीक है। एफबीआर भी इस तरह से आपको कोड भेजेगा, लेकिन वो दो भेजेगा, एक मोबाइल पे और एक ईमेल पे। हमारे पोर्टल पे सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि हमने इंटेंशन रखा हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ हमने ईमेल का डाला हुआ है, ठीक है। सबमिट किया तो वो कहता है यहाँ पे कि आपका पोर्टल रजिस्टर्ड हो गया, ऊपर आ गया कि हम आपको यूजर नेम आपकी इस ईमेल के ऊपर भेज देंगे, ठीक है। हम आपका यूजर नेम और पासवर्ड इस ईमेल के पे भेज देंगे। एफबीआर भी इस तरह करता है, आपके ईमेल पे भी और मोबाइल पे भेज देता है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो वो कह रहा है कि आपकी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गई है, ठीक है। आप क्या करें, उसको लॉग इन कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं लॉग इन करना चाहूँ तो मैं लॉग इन भी उसको कर सकता हूँ। अब ये वाला जो पोर्टल है इसका आपको फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि आप लोग इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकेंगे, तो इससे आपका थोड़ा सा खौफ खत्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, एक चीज मैं आपको दिखाना भूल गया, तो ये वाले फिर मैंने उसी पोर्टल पे बैक आया हूँ जहाँ पे मैंने न्यू रजिस्ट्रेशन की थी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे अपने क्रेडेंशियल डाल दिए, जब मैंने क्रेडेंशियल डाले मैंने लॉगिन किया, अच्छा 2 दफा हो गया। अच्छा ये आ गया कि लॉगिन करने के बाद योर पोर्टल इज पेंडिंग अप्रूवल फ्रॉम आईसीटी एडमिनिस्ट्रेशन। ये अब कॉलेज वाले क्या करेंगे, ये इसको अप्रूव करेंगे, ठीक है, आपकी अप्रूवल को। तो आपका पोर्टल जिस तरह से एफबीआर का नजर आता है वो आपको नजर आएगा, ठीक है। अब ये किस तरह का आपको नजर आता है सर, मैं वो भी आपको दिखाता चलूं।
अगर हम लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के बाद ये तकरीबन इस तरह का आपका पोर्टल होता है। इसमें अगर मैं डिस्कस करूं तो अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है तो यहाँ पे क्लिक करना होता है, ठीक है। सेल टैक्स रिटर्न फाइल करनी है तो यहाँ पे करना होता है। आप कितने टैक्सेस कटे हुए हैं वो देखने हो तो यहाँ पे करने होते हैं। या अभी मैं कंपनी की रिटर्न बना रहा था तो वो वही वाला लॉगिन स्क्रीन मैंने आपको शेयर कर दिखाया। दें सर। सर सर अभी भी रुक रहा है, अभी भी स्लो स्लो, अभी तक अच्छा, स्क्रीन स्लो नहीं हो आया। रहा है। अच्छा, तो सर ये आपके आरएस पे जब हम लोग जाते हैं, आरएस पे जाने के बाद ये आप लॉगिन करते हैं तो इस तरह से आपकी एफबीआर की वो पोर्टल होता है। इस पोर्टल को इंशाल्लाह हमने इस कोने से लेके आपके नीचे वाले कोने तक कोई चीज नहीं छोड़नी, इंशाल्लाह वन बाय वन चीज हम देखेंगे, ठीक है। इसमें इनबॉक्स में वो चीजें होती हैं करस्पॉन्डेंस फ्रॉम एफबीआर, जो एफबीआर ने आपको नोटिस भेजे होते हैं। ये अनसबमिटेड, जब कभी हम मैसेज टाइप करते करते छोड़ देते हैं तो इस तरह जब हम किसी नोटिस को बनाते बनाते उसका रिप्लाई छोड़ दें या कुछ और उसको दरमियान में छोड़ दें तो वो अनसबमिटेड डॉक्यूमेंट्स में आता है। आउटबॉक्स में वो चीजें होती हैं जो हम मैसेज भेज चुके होते हैं। जब हम किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दें वो डिलीवर हो जाए लेकिन वो अगला बंदा हमारा मोबाइल मैसेज रीड ना करे, तो बिल्कुल इस तरह से है कि हमने अपनी तरफ से एफबीआर को कोई चीज भेजी है, नोटिस का रिप्लाई भेजा है या कोई चीज भेजी हुई है जो एफबीआर ने उसको, या रिफंड की एप्लीकेशन भेजी हुई है, एफबीआर उसको भी लिफ्ट नहीं करवा रहा, लिफ्ट करवाएगा बाद में। कंप्लीटेड टास्क में वो होता है जैसे अगला बंदा सीन करके आपको जवाब देता है या सीन करके जवाब भी नहीं देता फिर भी वो कंप्लीटेड टास्क है समझो। तो इसका मतलब ये है कि आपको ये समझा के कि इनबॉक्स होता है, ड्राफ्ट होता है, आउटबॉक्स होता है, कंप्लीट टास्क होते हैं, ठीक है। ये फाइल और रिटर्न में आपको यहाँ पे हम रिटर्न फाइल करते होते हैं। मैनेज प्रोफाइल के अंदर जाके अगर आपको मैं दिखा दूं, मैनेज प्रोफाइल के अंदर उस बंदे का मुकम्मल ये वो कंपनी है, वो उसका सारी चीजें कि उसका इंकॉर्पोरेशन नंबर क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, ठीक है, वो अकाउंटिंग पीरियड कौन सा फॉलो करती है, ईमेल एड्रेस क्या है, उसका सेल टैक्स है कि नहीं है, ये इनकम टैक्स में कब रजिस्टर्ड हुई, ठीक है, किस बेस पे रजिस्टर्ड हुई। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आ रही हैं मैनेज योर प्रोफाइल के अंदर। तो इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, इसी में इसका ये आरटीओ भी टैक्स ऑफिस भी नजर आ रहा है। इसका सीटीओ होता है, कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस, ये बाद में कभी डिस्कस करेंगे। इसको कौन सा अफसर है जो इसको देख रहा है, ये डॉक्टर साहब देख रहे हैं, यानी कि इसको नोटिस वोटिस कल को कोई कंपनी जारी करेगा तो ये बंदा जारी करेगा, ठीक है। उसके बाद सर एफबीआर मालूमात क्या है। एफबीआर मालूमात में ये इन्होंने कोई बैंक के अंदर से पैसे अगर निकलवाए हैं, ये देखो इन्होंने 17 लाख निकलवाए हैं। अभी इन्होंने मेरा ख्याल है कि 10 लाख की लिमिट कर दिया आई बिलीव एफबीआर ने। उससे ज्यादा अगर आपकी विड्रॉल वगैरह होती हैं तो ये आपके वो हाईलाइट कर देता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं और डिस्कस करूं आपके साथ तो मैनेज प्रोफाइल, एक मिनट जी, एक मिनट। एफबीआर मालूमात, ठीक है। अच्छा, बैंक डिपॉजिट, इन्होंने जो जो जब जब पैसे जमा करवाए हैं, जब बड़ी बड़ी अमाउंट जमा करवाई हैं, एफबीआर अब ये इनकी अमाउंट्स को देख रहा है। एफबीआर क्या कर रहा है, इनकी अमाउंट्स को देख रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जब भी इनकी अमाउंट 10 लाख से ज्यादा होगी तो ये हाईलाइट होती जा रही है। आपको ऐसा इसकी क्या लॉजिक है, मैं इसकी बात आपको बाद में बताता हूँ। ये पेमेंट विद होल्डिंग, इनके जो डिफरेंट किस्म के टैक्सेस कटे हुए हैं इस कंपनी के, ये सारे टैक्सेस आ रहे हैं। ये वन बाय वन मैंने आपको हर चीज बढ़ानी है इंशाल्लाह, ठीक है। यहाँ पे फिर एफबीआर मालूमात की भी आपको समझ आ गई, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो उसके बाद ये आ रहा है फाइल योर विदहोल्डिंग स्टेटमेंट। विदहोल्डिंग स्टेटमेंट को बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं विदहोल्डिंग स्टेटमेंट क्या होती है। जो आपने लोकल टैक्स काटे होते हैं, जैसे इस कंपनी ने अपने मुलाजमीन के टैक्स काटे होंगे, बस अभी एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो वो टैक्स भी तो इस कंपनी ने जमा करवाने होते हैं, जमा करवा के फिर एफबीआर को बताना भी होता है। जो बताना होता है उसको हम कहते हैं विदहोल्डिंग स्टेटमेंट फाइल करना। यहाँ पे सेल टैक्स रिटर्न फाइल होती है, उसकी सेल्स यहाँ पे रिपोर्ट होती है, ठीक है। यहाँ पे अगर गवर्नमेंट को कभी भी अपने टैक्स जमा करवाना होगा तो यहाँ पे हम जाएंगे। बल्कि यहाँ पे किसी बंदे को एक्टिव वो चेक करने का तरीका बताता हूँ दोबारा से, पहले मैं बता चुका हूँ लेकिन दोबारा एक उसमें चीज या एक शुगल बाकी था जो मैंने आपको नहीं बताया, वो दोबारा से आपको बताता हूँ। ऑनलाइन पे गया, एक्टिव चेक करना हो तो वो कहाँ पे चेक करते हैं। स्क्रीन शेयर की है, बस एक मिनट रुकें, ये थोड़ा सा सो गया, वैसे सोता तो नहीं है। एफबीआर, अच्छा इनका सर्वर डाउन जा रहा है भाई, इनका सर्वर डाउन हो सकता है, कोई मसला नहीं है, ये आप वैसे भी अपने पास भी करेंगे तो इनका सर्वर डाउन ही होगा। अच्छा जी मनाल, बस एक मिनट दीजिए, बस ये चीजों को मैं डिस्कस कर लूँ। अच्छा, रजिस्ट्रेशन में से लीगली एक पॉइंट बाकी था जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया। सबके क्वेश्चन आंसर होंगे, अभी होंगे, प्लीज बस बेफिक्र रहिए। 181 सर, ये मैंने आपको ये वाला पॉइंट नहीं बताया। ये फ्रॉम टैक्स ईयर 2015, टैक्स ईयर को भी हमने डिस्कस नहीं किया क्या होता है।
गवर्नमेंट का माली साल होता है, इसको डिस्कस करना है। कहता है कि किसी भी इंसान के लिए, इंडिविजुअल के लिए, उसका जो CNAC नंबर ही है वही उसका NTN माना जाता है। आज अगर आपको कोई बंदा कहे कि अगर मैं आज रजिस्टर्ड होता हूँ तो सर मेरा NTN नंबर क्या होगा, आपने कहना मेरे भाई आपका CNAC नंबर ही NTN होगा। वो कहेगा नहीं नहीं ऐसा किसी ने कहा है। आप उसको कहें भाई आप सेक्शन पढ़ो 181 उसका सब सेक्शन 4 पढ़ो, आपका CNAC ही आपका NTN माना जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, ये एक्सेल में सर एक आपके बार साथ दोबारा बताइएगा। सर एक बार दोबारा बताइएगा, सुना नहीं। 2015 के बाद किसी भी बंदे का CNAC नंबर ही उसका क्या है, NTN है, उसका क्या है, NTN है। ठीक है, सर ये सिर्फ इंडिविजुअल के लिए है ना, कंपनी के लिए तो नहीं है ना? नहीं मैंने इंडिविजुअल के लिए कहा, मैंने कंपनी की तो बात ही नहीं की, अभी तो मैंने इंडिविजुअल के लिए कहा है। नहीं, जी जी ठीक सर, है, सुन रहा हूँ, थैंक यू ये सर। लॉ वाज़ेह तौर पे मेरे दोस्त कह रहा है, इन केस ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, अभी मैंने एक्टिव शेक्टिव करना कुछ भी नहीं बताया, अभी मैंने आपको जो चीजें बताई हैं मैं उसको हल्का सा रिकॉल कर देता हूँ। मैंने आपको बताया कोई भी बंदा टैक्स से मुस्तस्ना नहीं है, हर बंदा देता है टैक्स। उसके लिए हमने क्या देखना होता है कि उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। ठीक है, मैंने कहा सोर्स ऑफ इनकम जो है वो सेक्शन 11 में डिफाइन किए गए हैं, किसी के एक हो सकता है, किसी के दो, किसी के कितने। हमने फिर ये भी डिस्कस किया कि वो टैक्स पेयर की टाइप, टैक्स पेयर कहते हैं इन तीनों चारों को, तीनों को मिला के टैक्स पेयर बोला जाता है। अच्छा, तो टैक्स पेयर की टाइप के अकॉर्डिंग भाईजान आपका सोर्स ऑफ इनकम भी चेंज होता रहता है। क्या होता रहता है, सोर्स ऑफ इनकम आपका चेंज होता रहता है। आप कहें सर कैसे चेंज होता रहता है, मैंने आपको कहा कि सैलरी इंडिविजुअल के केस में हो सकता है, कंपनी के केस में, पार्टनरशिप के केस में नहीं हो सकता। ठीक है, मैंने कहा बाकी चारों सोर्स होंगे। ठीक है, फिर मैंने आपको कहा कि ना सिर्फ इनकम के ऊपर होता है, कुछ आपके टैक्सेस एक्सपेंसेस के ऊपर भी होते हैं। मैंने ऐसे आपको एग्जांपल देने की कोशिश की। मैंने आपको 181 बढ़ा के इंसान को FBR से रजिस्टर्ड करने का तरीका भी बता दिया। ठीक है, वो पोर्टल वाला, बल्कि 181 का भी फॉर्म दिखा दूं, फिर आप कहें नहीं तो आपने अपने वाला दिखाया। ये न्यू रजिस्ट्रेशन वाला देख लो मेरे भाई, ये प्रॉपर उसी तरह CNAC नंबर, प्रीफिक्स, ठीक है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, आपका सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, आपका CNAC मोबाइल नंबर, आपका ईमेल, ठीक है, उसके बाद आपका टाइप, ठीक है, आपका फॉर्म, आपका मेजरमेंट, टोटल एरिया, यूनिट, ठीक है, कम्प्लेक्स शीट, लोकेलिटी, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, कैपेसिटी, शेयर, ठीक है, आपका कैप्चा, सबमिट। बिल्कुल वैसे ही जब आप सबमिट करेंगे वहां पे हमारा एक बॉक्स आया था, नीचे इनके दो आ जाएंगे। ठीक है, सेक्शन 181 भी हो गया। मैंने आपको कहा उसके साथ आपने रूल कौन सा कनेक्ट करना है, रूल 80। ठीक है, जो रजिस्ट्रेशन 80B मैंने बताया आपको। ठीक है, तो ये मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। मैंने आपको साथ बताया कि हम ऑर्डिनेंस के अंदर सेक्शंस होते हैं, आपके रूल्स, इनकम टैक्स रूल्स के अंदर रूल्स होते हैं, तो हमने दोनों को मिला के पढ़ना है। एक प्रोसीजर बताएगा, एक आपको बताएगा करना क्या है, और एक बताएगा करना कैसे है। ठीक है, लॉ बताते हैं कि करना क्या है और रूल बताते हैं करना कैसे है। क्लियर है सर? जी, आप लोग हैंड रेज कर लीजिए जिन लोगों का जी जो सर, भी ओके। जैसा भी क्वेश्चन है, प्लीज अब म्यूट रखिए, फिलहाल म्यूट रखिए। हर बंदा हैंड रेज कर ले, वन बाय वन। हैंड रेज करने के बाद आपने सोना नहीं है, जागते रहना है। मैं वन बाय वन नेम लूंगा, आप लोगों ने अपने सवाल पूछते जाना है, मैं हर बंदे को जवाब देता जाऊंगा। ठीक है, ऐसा ऐसा लॉ भी इसके साथ अटैच होता जाएगा, प्रैक्टिकल भी अटैच होता जाएगा। कोई भी चीज लीगली नहीं होगी, सिर्फ कोई चीज प्रैक्टिकल नहीं होगी, दोनों कॉम्बिनेशन होगा। जी अली हमजा, अली हमजा जी प्लीज। मैंने स्क्रीन रोक दिया भाई, मैं क्वेश्चन आंसर सेशन पे आ गया हूँ। सर वो जहाँ पे आपने टेनेंट की बात कर रहे थे, जहाँ पे आपने लिखा था कि किराएदार आए तो वो 1% लिखेगा। तो अगर कोई हाँ, बेटा जो वालिद साहब के साथ रह रहा है तो वो क्या करेगा? वो प्रॉपर्टी आपकी है और वाला साहब के साथ रह रहे हो, वो तो वाले साहब की है ना। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसका मतलब ये है कि वो फिर आप अपनी शो नहीं करेंगे, वो आपके वाले साहब की रहेगी। ठीक है, तो फिर मैं वहां पे मैं क्या मार्क करूंगा? वहां पे आप अदर ही मार्क करेंगे, आप ऑनर नहीं अपने आप को लिख सकते। ठीक है, चलिए, ओके ओके। ठीक है। अच्छा बताओ हमजा, ये जो आपने टैक्स सीए में पढ़ा है और इसमें क्या फर्क है? टैक्स सर सीए में कैप 6 पढ़ा था, तो वहाँ पे तो सिर्फ वो थॉरली बुक्स थी। अच्छा और यहाँ पे तो अभी प्रैक्टिकल हो रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक हो गया, वहाँ पे ठीक। ये हेड्स ऑफ इनकम पढ़े थे और हाँ, कैलकुलेशन ऑफ सैलरी पढ़ी थी। ठीक है। टैक्सेशन और सेल को थोड़ा सा हाथ लगाया था बस। हाँ हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। चले, मेरी तरफ जी से ये क्वेश्चन था। ठीक है, ठीक है। जी रफीक साहब,
रफीक साहब अपना सवाल पूछिए, वरना मैं आपका अपना हैंड लोअर कर लीजिए, ठीक है। रफीक साहब कहीं गलती से सो गए हैं क्लास के अंदर? नहीं नहीं, मैं सोया नहीं हूँ सर, शुरू में था वो वही चल रहा है। तो सर सवाल पूछे ना, फिर हैंड रेज किया होगा उसको हैंड लोअर कर लीजिए, रिएक्शन में दोबारा क्लिक कर लीजिए, वहां पे लोअर हैंड आ रहा होगा, लोअर कर लीजिए, ठीक है। अच्छा जी, जी ठीक है। जी खैरुल साहब, इमरान साहब। जी सर, मैंने सर बेसिकली तो काफी सारी चीजें पता है, इट्स ओके, मुझे सारी चीजें क्लियर है। बाकी दोस्तों से आप क्वेश्चन ले, जब हम अगली क्लासेस में पहुंचेंगे प्रॉपर फाइलिंग पर और उस पर मैं रियल टाइम में कुछ केसेस के हवाले से डिस्कस करके फिर चीजें श्योर वो श्योर श्योर लिखूंगा, श्योर। ताकि हाँ। हाँ, आप जो ठीक हो मर्जी गया केस सर, ले थैंक आएंगे, यू। इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया सर, हाँ, जी ताकि वो बाकियों को भी जिशानुल्लाह पता साहब, चल जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जिशानुल्लाह साहब, हम प्रैक्टिकली हर चीज करेंगे इंशाल्लाह। जिशानुल्लाह साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा ना हमें रोड मैप बता दें कि हमने क्या क्या करना है, और ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद हम कितने एलिजिबल हो जाएंगे कि हम प्रैक्टिकली काम कर सकेंगे, क्या कर सकेंगे, ये थोड़ा सा गाइड कर दीजिएगा। निशान भाई, रोड में आपकी तो ये है कि मैं इनकम टैक्स उड़ाऊंगा, मैं पहले कंपनियां शंपनियां बनानी और सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप सब करवाता हूँ, ट्रेडमार्क, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इस दफा वो पहले नहीं करवा रहा। कंपनी वाला पोर्टल जो बना है ना, इजी फाइल का, FBR वो SCP का नया, वो अभी खुद भी वो फंसे हुए हैं, पोर्टल वो लगे हुए हैं काम पे, बड़े सारे उनके अंदर बग्स और एरर्स हैं, ठीक है। मैं इनकम टैक्स से स्टार्ट करूंगा, फिर आपको जरूरत पड़ी तो अगर उस दौरान पोर्टल ठीक हो गया, अच्छे फुल ऑपरेशनल हो गया, तो कंपनी वगैरह की फॉर्मेशन बता दूंगा। अदरवाइज सेल टैक्स और एंड पे कॉर्पोरेट वगैरह को हम डिस्कस करेंगे। जो चीजें आपके साथ कमिट की गई हैं, मैंने आउटलाइन शायद भेजी होगी, अगर नहीं मिली मैं दोबारा भेज दूंगा, आपके साथ एक एक चीज बढ़ाई जाएगी जो आउटलाइन के अंदर लिखी हुई है, नंबर 1। नंबर 2 पे जी ठीक एलिजिबिलिटी हो की गया। बात करूं कि एलिजिबिलिटी को ये मेरा क्राइटेरिया नहीं है, या मैं अपनी तरफ से नहीं कह सकता। आप क्लासेस ही ना लें, आप कल को खुदा ना खास्ता मतलब लेक्चर रिकॉर्डेड पे चले जाते हैं, आपकी लर्निंग और होगी। तो एलिजिबिलिटी ये है कि मतलब जितना आप इसके अंदर इन होंगे, आप मुझे भी क्वेश्चन पुट करेंगे, मैं भी समझा जाऊंगा कि बंदा पढ़ रहा है, ठीक है। अल्लाह के हुक्म से इतना कंसेप्ट भी आप क्लियर हो जाएंगे। जो लोग को 3-4 साल से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, या 5 साल से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, आप उनके साथ एक अच्छी बात कर सकते हो। सारी ये चीज मैं आपके साथ बताता हूँ, ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगेन सब्जेक्ट टू ये कि आप अपनी क्लासेस लीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर नहीं समझ आ रही उसको दोबारा सुनिए, ठीक है। रिकॉर्डिंग तो आपके पास होंगी होंगी। उसके दौरान लॉ को पढ़िए। मैं सिर्फ सिर्फ प्रैक्टिकली बताऊं ना, बड़े सारे लोग यहाँ पे प्रैक्टिकल का शशका लेके आए होंगे, लेकिन प्रैक्टिकली याद रखिएगा, जब आपको रीजनिंग नहीं पता कि मुझे मैं पानी पी रहा हूँ, मुझे प्यास लगी तो मैं पानी पी रहा हूँ, तो मुझे भाईजान वो रीजन पता है कि मैंने अपनी प्यास को बुझाना है इसलिए पानी पी रहा हूँ। तो जब आप कोई चीज कर रहे हैं, वो यस क्यों सर। कर रहे हैं, वो लॉ में लिखा हुआ है। तो जब तक लॉ को साथ लेके नहीं चलोगे, आप बेकार हो। जी वरना ठीक कई हो लोग गया सर, लॉ को थैंक नहीं यू। देखेंगे, जो नहीं देखेंगे, मैं उनको नहीं कहूंगा भाई लॉ को लाजमी देखें, मैं उनको कहूंगा भाई ये चीज इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। जी जी ठीक हो आपको गया अल्लाह सर। के हुक्म से ये कहूंगा, जो इंपॉर्टेंट और जो रेलिवेंट सेक्शंस यूज होते हैं ना प्रैक्टिस में, वो सारे सेक्शंस आपको आते होंगे और बेहतरीन तरीके से आते होंगे। एट द एंड आपको लॉ पढ़ने में कभी परेशानी नहीं होगी, पोर्टल की आपको कभी परेशानी नहीं होगी, या पोर्टल पे फलां चीज समझ नहीं आ रही, या कैसे पुट करूं, ठीक है। जी ठीक हो एक गया एक सर। कॉलम, जी एक एक ठीक हो कॉलम। जी जी ठीक हो अली गया हैदर सर। साहब, अली हैदर। सर अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर। मैं इस वजह से पूछना चाह रहा हूँ कि सर मैं थोड़ा सा अपने करियर के हवाले से, देखिए मैं ना अकाउंटेंट भी हूँ अपने ऑफिस में, मैं ठीक साथ है, में CMA भी कर रहा हूँ। तो मैं माशाल्लाह। ये टैक्सेशन के कोर्स में इसीलिए आया हूँ कि सर ये मेरे क्या नाम है, ये मेरी जो आगे जो मेरे करियर है उसमें किस तरीके से मुझे हेल्प करेगा और कितना मुझे ग्रूम करेगा और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, मुझे थोड़ा सा आप ये समझा सकते हैं। मैं अली अदर, अब आप तो CMA कर रहे हो ना, मैं अल्लाह माफ करे लंबा बोलना हो जाए, मेरे पास FCMA भी पढ़ने आते हैं, ठीक है। आप कहाँ से हो, जी किस सर, सिटी से हो? मैं कराची में ही रहता हूँ सर, नॉर्थ में। अच्छा, आप कराची में रहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बता दूं कि इस्लामाबाद के कोई 2 टीचर्स हैं, बड़े फेमस हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, वजह यह है कि वो अनएथिकली और अनप्रोफेशनल बिहेवियर हो जाएगा। तो माशाल्लाह से उन्होंने मेरे से क्लासेस ली हैं और बाकायदा उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया है। उनमें से एक बंदा मेरे क्लास फेलो का वालिद साहब थे, तो बाद में जब उन्होंने एनरोल कर लिया, क्लासेस ली, उसने कहा मैं उनके घर जाता हूँ, बाकायदा वो मुझे खाना शाना पहले खिलाते थे, मतलब सॉर्ट ऑफ की अफ्तारियों पे और डिफरेंट किस्म के इवेंट्स पे मुलाकात हुई। तो मुझे कहते हैं यार बिशारत, मैं तो सोच नहीं रहा था कि तुम इतना अच्छा पढ़ाते हो और ये इतना अच्छा तुम काम कर रहे हो। फिर वो हर मंथ में कोई ना कोई स्टूडेंट रेफर करते हैं, तो ठीक है सर। आपको सर फायदा कहने का होगा, बेफिक्र रहो, ठीक है।
सर मतलब क्योंकि देखिए हम सारे यहाँ पे, मुझे दूसरों का नहीं पता, एक हम सब मैं जो अपना कर सकता हूँ कि हम एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और हम आगे हम्म। बढ़ने के लिए ये कोर्सेज और ये इतनी महंगी पढ़ाई, अली अदर कंपनी CMA। फॉर्मेशन आती है, कंपनी बनानी आती है? नहीं ना सर, अभी तो मैं मैं बिगिनर हूँ एक बस। मिसाल दे रहा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ। तो फर्ज करो कंपनी बनाने की फीस पता है कितनी है? लोग 20,000 से लेके, वैसे ये कई लोग 10,000 भी लंडे के वो लोग बैठे हुए हैं, 20,000 से लेके 50,000 तक, 70,000 तक। आप यकीन करें कि अभी मेरी ये इधर फिजिकल क्लास के अंदर एक स्टूडेंट है, 70,000 रुपया उसने हम्म, कोट किया है, 50,000 रुपया में कंपनी उसको रजिस्टर्ड करके दी है, 6,000 रुपया के तकरीबन उसका खर्चा हुआ है, ठीक है। बाकी उसने क्या कमाए हैं, ठीक है। अब उससे पहले उसको कंपनी का पता भी नहीं था, लेकिन वो लॉ ग्रेजुएट है, ठीक है। अब उसने कहा सर मैंने कोर्स के जो पैसे थे वो मैं कमा चुका हूँ, ठीक है, अब मेरा वो सरप्लस में जाना है। पहला क्लाइंट उसने घेर लिया, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा किसी को सर रिटर्न फाइल करके दे सकते हो, चैम्बर को। मैं एक बात कर रहा हूँ ना कि आपने उससे कमाना है, ठीक है। ये एक तो स्किल सर आप हम जी सीख। सर। फिनटेक्स के क्लाइंट एक वेंडर को दे रहे हैं तो हम उसको 20,000 पर मंथ, लाइक मैं कंपनी में अकाउंट्स में काम करता हूँ तो सारी पेमेंट्स मैं ही करता हूँ, जी तो जी। हम सिर्फ सेल टैक्स फाइलिंग का हम उसको 20,000 दे रहे हैं। 20,000। आप ये अंदाजा करें, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको सिखाई जा रही होंगी ना, ये आपका एक सोर्स ऑफ जी इनकम सर। बन जाएगा अगर आपके पास कोई क्लाइंट है, इधर उधर से आपको क्लाइंट मिल जाता है तो, बिल्कुल ठीक सर। है। सर तो मैं क्या मतलब कि मैं इसको ऐसा मतलब अपने एक नॉर्मल जॉब के साथ भी इसको कर सकता हूँ, ये इस तरह ही सर है ना आप सर, कि जैसे मैं आप कर दूसरी सकते कंपनी का हैं, भी क्यों काम नहीं कर कर सकता सकते? कंपनी फॉर्मेशन करनी है, कौन सा आपने दिन में करनी है? आप रात को करो, ऑनलाइन सब हूँ। कुछ है, रात को 3 बजे बैठ के कर लो, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी। मनाइल जिशान। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम अभी सलाम। आपने एनरोल होना सिखाया ना, तो उसमें जी जी आपने डिपॉजिट्स दिखाए थे। तो क्या जी जी जब हम लोग एनरोल हो जाते हैं तो ये हमारा ऑटोमेटिक ही अपडेट हो जाता है हमारे उसमें, जब हम कोई जी भी जी जी जी। आपके बैंक और आपके एफबीआर ने आपस में दोस्ती बना ली है, ठीक है। आप बैंक ठीक में है। आप जितनी अमाउंट डालोगे, ठीक है, सारी की हम्म, सारी अमाउंट सब कुछ आपके इसके अंदर शो हो रहा होगा। ये मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, ये बताना इसलिए जरूरी है कि कल को आपने बच के रहना है कि हर बंदे को अपने अकाउंट में ट्रांजैक्शन नहीं करने देनी। कल को ये बंदा ओके। जवाबदेह होगा। कौन सा ये बंदा? ये जिस बंदे के डिपॉजिट हो रहे हैं, फर्ज करें कि मेरे अकाउंट हम्म। से 50 लाख की मेरे वाला साहब ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, तो मेरे वाला साहब कल को जवाब देनी है, मैं जवाब दूं। वो कंपनी हो, सही। वो इंडिविजुअल हो, आपने उसको नहीं अलाउ करना, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू जी। अदीश, अभी ये जो कंपनी वाला मैंने नहीं बताया, जब कंपनी बनानी सिखाऊंगा उसके साथ आपको उसकी एनरोलमेंट भी सिखाऊंगा, ठीक है, पार्टनरशिप की भी उसके साथ ही सिखाऊंगा। अच्छा जी। सर काइंडली ये बता दें कि नॉर्मल रिटर्न और सैलरी रिटर्न में क्या फर्क होता है सर? नाज़म भाई, ये वाली बात भी सैलरी के रिटर्न में बताऊंगा। सैलरी वाली ये होती है प्रॉपर, उसको टैक्सेबल इनकम, टोटल इनकम, ठीक है। उसके बाद आपकी नॉर्मल रिटर्न और उसके अलावा सैलरी रिटर्न एक्सप्लेन की जाएगी, ठीक है। अभी तक अगर आपको लग रहा है कि हमने थोड़ा पढ़ा, तो मैं ये नहीं कहता कि हमने बहुत ज्यादा पढ़ा, लेकिन इतना है जो रीजनेबल है, ठीक है। अभी इतना आपने हजम करना है। दिस इज मोर देन इनफ कि अगर आप इतना हजम करें तो, ठीक है। क्योंकि मैंने लॉ को अगर रेफर ना करूं तो ये फॉर्म भरना वो कोई बड़ी बात नहीं है। फॉर्म आप लोगों में से बड़े से लोग यूट्यूब से देख के भर लेंगे, लेकिन बैक एंड पे सेक्शन कौन सा है, आपका एनटीएन क्या माना जाता है, ठीक है। चलो एक और चीज अभी डिस्कस कर लें, अभी अगर वो पोर्टल चल गया हुआ तो। चलो जी, चल गया। सर यहाँ पे मैं एक चीज आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं क्लाइंट को चेक करता हूँ, क्या चेक करता हूँ कि वो एक्टिव है कि नहीं एक्टिव, ठीक है। लेट मी चेक। आपको मैंने कुछ दिखाना है सर। आपका अच्छा जी, यहाँ पे आते हैं सर। यहाँ पे हम चेक करते हैं, CNAC पेस्ट करते हैं, आज की डेट मेंशन करते हैं, ठीक है। हमने चेक किया, वेरीफाई किया, ये क्या आ रहा है? एक्टिव आ रहे हैं सर। अब यहाँ पे एक और हम काम करते हैं। मैंने कल की डेट, जो कल गुजर गया उसकी डेट लिखी है। कल की डेट में क्या आ रहा है? इनएक्टिव आ रहा है। तो ये एक्टिव से इनएक्टिव करना, ये रजिस्टर्ड करने के बाद एक्टिव करना, इसको हमने इंशाल्लाह, इसको ATL बोलते हैं कि ATL के अंदर ये बंदा क्या आ रहा है? इनएक्टिव आ रहा है।
एक्टिव टैक्स पेड लिस्ट के अंदर। तो ये चीजें इंशाल्लाह हमने जीरो से स्टार्ट करेंगे, इसको फिर आगे लेके जाएंगे, ठीक है, अगली क्लास में। तो फिलहाल के लिए आपका सेशन मैं यहाँ तक ही रखता हूँ, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है पूछ लें। मैं सेशन इंशाल्लाह जब आपकी थर्ड क्लास होगी तो उसमें हम इस सेशन को प्रलॉन्ग भी करेंगे। तो फिलहाल के लिए मैं सेशन यहाँ तक रख रहा हूँ। जो क्वेश्चन है प्लीज आप पूछ लीजिए। सर ये रिकॉर्डेड सेशंस पिछला वाला और ये वाला कब शेयर होगा? सर पिछले वाला भी आपके ग्रुप के अंदर शेयर हुआ हुआ है, शायद आपने देखा नहीं होगा, ठीक है। तो जो अभी वाला है ये कल आपके साथ शेयर होगा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा नाम सीमा है। मुझे तो सर पता ही नहीं चला कि क्लास हो रही है। जो हमारा ग्रुप बना हुआ था उसमें था ही ना। अभी मुझे एक स्टूडेंट है, उन्होंने बताया तो फिर उन्होंने शेयर करवाया। तो सर हमें हमारा नाम नहीं था क्या ग्रुप में? नहीं नहीं, ग्रुप के अंदर मैडम ये लिंक भेजा कि आप ग्रुप के अंदर नहीं हो। मैं ग्रुप में हूँ सर। सर जुएब क्लास लेते थे तो ग्रुप में वो इन्फॉर्म कर देते थे, लेकिन अभी नहीं किया था। तो जाहिर सी बात है मैं अब इतना लेट आई हूँ और बिल्कुल ही ये जुएब कंफ्यूज साहब हूँ। की क्लास तो नहीं चल रही मैडम? नहीं नहीं, जुएब साहब की नहीं है। उन्होंने कहा था कॉर्पोरेट लॉ कोई और पढ़ाएगा ना। तो अब नहीं मुझे नहीं पता कि ग्रुप में हूँ कि नहीं हूँ मैं। नहीं 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 नहीं, नहीं। अभी मैं आपको इस चीज बता दूं कि कॉर्पोरेट लॉ वाला बल्कि उनके साथ मैं डिस्कशन करता हूँ, ठीक है। ये वो वाली क्लास नहीं चल रही, ये हमारा और बैच है, ठीक है। आपकी क्लास अलग से होगी कॉर्पोरेट लॉ के ऊपर, ठीक है। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, ये वो थैंक वाली यू। क्लास नहीं है। मुझे नहीं समझ आता कि आपके पास ये कैसे आप आई हैं सर क्लास में, ये आपकी क्लास नहीं है, ठीक है। अच्छा अच्छा, थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू। अच्छा जी, कोई और क्वेश्चन है सर किसी भी बंदे का? सर इसके अस्सलाम कोर्स वालेकुम सर। जी एम सर्टिफिकेट बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा जी। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी उमर भाई। सर। मैं जी जी बोलिए। मेरा नाम उमर है, मैं सीए फाइनलिस्ट हूँ, वीडियो से आर्टिकल्स कर रहा हूँ। कराया एक सवाल था एक छोटा सा कि मेरा एक बिजनेस है, मैं उसका नाम चेंज करना चाहता हूँ। हेलो जी जी मैं सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ। जी, आप ये मेरा एक बताइए वो बिजनेस बिजनेस है। सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है कि नहीं है? नहीं, मैं सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं हूँ, इनकम टैक्स में ही हूँ। अच्छा, इनकम टैक्स में वो सोल प्रोप्राइटर है, कंपनी है, पार्टनरशिप है, क्या है? सोल 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 प्रोप्राइटर, सोल प्रोप्राइटर। यार वो तो कुछ भी नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ, कोई मसला नहीं है। आईरिस में तो जाओ। मैं ये चाहता। अच्छा, जो पिछली रिटर्न है उसमें कोई मतलब कि कोई इफेक्ट तो नहीं होगा नहीं नाम नहीं, चेंज कोई का कोई या कोई फैक्ट नहीं बिजनेस होगा, में? कोई फैक्ट नहीं होगा, बेफिक्र रहो, ठीक है। वो बार के रिटर्न डाउनलोड करोगे ठीक तो हो उसमें जाए। अपडेटेड आएगा, ठीक है। ये मैनेज योर प्रोफाइल के ऊपर जाएं, ठीक है। जब यहाँ पे आप ठीक जाएंगे है। मेरे दोस्त, ठीक है, तो यहाँ पे बिजनेसेस नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये एडिट की ऑप्शन नजर आ रही है, ठीक है। जब एडिट पे जाएंगे ना तो यहाँ पे आपने एडिट के ऊपर, यहाँ पे ये तो कंपनी का तो नहीं चेंज हो सकता, यहाँ पे आपका वो नाम आ रहा होगा ना, तो आपने नाम चेंज कर लेना है, कोई मसला ही नहीं है, कोई प्रोफाइल टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अपना नेम चेंज कर जी लेना सर, है, थैंक ठीक यू है, सर, और ओके थैंक यू कर सो देना। मच। थैंक यू। निशान भाई फीस स्ट्रक्चर वगैरह मैंने देखा, ये एडमिन से आप बात कर लीजिएगा जिन्होंने लिंक भेजा है, ठीक है। और कितने तकरीबन हमारा 4 महीने का मेरा और आपका सेशन होगा, लेकिन ये कोई 4 महीने नहीं होगा, इसके बाद भी हम लोग कनेक्टेड रहेंगे, लेकिन जो हमारी पढ़ाई होगी वो इंशाल्लाह तकरीबन 4 महीने तक रहेगी, ठीक है इंशाल्लाह। हर बंदे को इजाजत है, जो बंदा क्वेश्चन पूछना चाहता है पूछ ले, लेकिन वो हैंड रेज से ये होता है कि हमारी क्लास एकदम से टकरा नहीं जाती, हर बंदा एकदम से बोलना शुरू कर देता है। तो हर बंदे को इजाजत हासिल है जी। अब्दुल हसीब खाकी खलील। सर मुझे जो है ना पूछना था कि मैंने रिटर्न फाइल करनी है, जी तो वो मुझे थोड़ा सा बता दें कि मैंने एक क्लाइंट की करनी है, अब वहां पर आगे रुक गया हूँ कि कैसे करनी है। तो बस इंशाल्लाह हम करेंगे ना डिस्कस। अभी वो तो फिर जब रिटर्न को डिस्कस करते हैं उस पे उसके ऊपर करेंगे। वो सैलरी है, बिजनेस है, क्या है बंदा? नहीं वो मतलब सैलरी उसकी सैलरी, क्योंकि वो बंदा रहता है फॉरेन में। आपने मैं उसे दिन को सोर्स ऑफ इनकम पूछा, अच्छा ठीक है, बाहर रहता है तो वो यहाँ पे पैसे भेजते हैं। जी जी, उसने पैसे भेजने होते हैं, तो अब इसी अब वजह से आपको मैंने आपको दिन ये को पता है कि पहले उसके उसको लिए कर यहाँ दिया था सुनो मैंने। सुनो 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 सुनो, यहाँ पे उसके रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है कि नहीं है, ये आपको पता है कि नहीं पता? मैंडेटरी है, क्योंकि वो किसने एक्टिव कहा ऐसे है? नहीं होगा ना। अच्छा, एक्टिव और होना एक्टिव चाह रहा है, ठीक है। यानी एक्टिव कि वो होना चाहता है। मजबूरी है, कुछ किसी वजह से एक्टिव होना चाह रहा है, ठीक है। तो जी ठीक है, जी हम जी। फिर उसकी रिटर्न फाइल करेंगे। तो उससे एक और सवाल पूछो मेरे भाई, रिटर्न तो हमने फाइल करनी है, कि वो अपनी इनकम कितनी शो करना चाहता है, क्या रेमिटेंस शो करना चाहता है, क्या उसने कभी भी रिटर्न फाइल किया है कि नहीं किया? तो ये उससे उसका क्या आईरिस का तुम्हारा लॉगिन है कि नहीं है? वो फ्रेश है, मैंने आज उसका दिन को बनाया था, आज दिन ही मैंने उसको बनाया था, वो फ्रेश है अभी। चलो पहली रिटर्न है, इसके ऊपर और ज्यादा गौर करने की जरूरत है, अभी इसको रुक जाओ, बस जल्दबाजी ना करो, उस बंदे को उल्टा आप नुकसान करोगे उसका। ये कैसे नुकसान करोगे इसको मैं बताऊंगा आपको बाद में, ठीक है। बस थोड़ा वेट कर लो, ठीक है।
चलिए, ओके ओके सर। जल्दबाजी में नहीं है, जल्दबाजी में करना तो फिर हम कर लेंगे, लेकिन जल्दबाजी का फायदा नहीं है। जी आरिफ साहब, आरिफ भाई। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाईजान, ठीक है? मैं ठीक हूँ आरिफ साहब, आप बताएं खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैंने ये पूछना है कि ये जो अभी स्क्रीन हमें नज़र आ रही है, इसमें सारी पर्सनल डिटेल, इनकम सोर्सेज और ये जो कुछ भी है, ये आप बाद में पढ़ाएंगे इसको डिटेल से? सर अगर आप इजाजत देंगे तो मैं पढ़ा लूंगा, जहाँ पे मेरे से कोई काबल बंदा मुझे मिला, ठीक है, किस टॉपिक में, तो मैं उसको साथ इनवाइट कर लूंगा, कभी मैं होऊंगा कभी नहीं होगा, लेकिन मोस्टली एरिया तकरीबन 85% मैं कवर करूंगा, लेकिन एक दो क्लासेस हम सेल टैक्स में एक और साहब को भी इन करेंगे, उन जिनकी प्योरली सेल टैक्स की एक्सपर्टीज होंगी, ठीक है। नहीं सॉरी, मेरा क्वेश्चन ये था कि ये जो भी अभी स्क्रीन पे नज़र आ रहा था, मैंने कहा ये आप अभी इस क्लासी के जो हमारी आगे क्लासेस होंगी इसी में आपने कवर करवाना है? जी जी मैं होऊंगा ना सर, मैं होऊंगा, कोई परेशानी है? नहीं, मैंने कहा शायद ये मजा नहीं आ रहा? स्किप ना हो जाए। नहीं, मज़ा तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आ रहा अच्छा, है। मैंने कहा शायद कह रहे हैं कि आप कब निकलेंगे कोई और आएगा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, मैं बल्कि इधर ही हम इस्लामाबाद में ही आपके पास ही हैं, कभी मुलाकात हो चलें, जाएगी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। जी थैंक बाकर यू। रजा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। जी सर, सर आपसे बस एक ही सवाल था कि आपने इनकम टैक्स में जो अगली क्लासेस होंगी आगे जाके, उसमें हम्म आजकल 2023 से ना दो टैक्सेस बहुत ज्यादा हाईलाइटेड हुए हुए हैं, 7E और 4C। तो इनको भी एक्सप्लेन करेंगे, हमें बताएंगे ये टैक्सेस ले, की ले, लेकिन कैलकुलेशन इनको। अगली क्लासेस में नहीं, किसी और क्लासेस में बता दूंगा, लेकिन अगली क्लास में नहीं, ठीक है, कभी नहीं आगे नहीं, चल के। अगली क्लासेस क्लासेस चौथी पांचवी छठी में जाके, नहीं जब ये नहीं, इनकम टैक्स में अभी एक सीक्वेंस में चलेंगे, ठीक है, वो हर बंदे के लिए रेलिवेंट नहीं, पहली बात तो ये याद रखो, उसके ऊपर कंसल्टेंट का थोड़ा सा है, मतलब वो ठीक है। इंटरेस्ट है। मैं जरूर ठीक। बताऊंगा, लेकिन वो ना अभी बताने शुरू कर दिए तो आपकी सारी क्लास बोरिंग और बेकार हो जाएगी, नहीं ठीक नहीं है। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि फ्यूचर में हाँ इसी इंशाल्लाह, सेक्शन में। हाँ फ्यूचर में इसी कोर्स में इंशाल्लाह हम करेंगे डिस्कस, ठीक है। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू वेरी थैंक मच। यू, थैंक यू। जी अली हैदर, ये हो गया मेरा ख्याल, अब्दुल नसीब भी हो गया, बाकर रजा आप हो गए? सर मेरा एक क्वेश्चन रह गया। जी सर ये कि मैंने आज तो मतलब उसका फाइलर तो एंटेन तो कर दिया है, कितने दिन तक मतलब अगर से इसकी रिटर्न ना फाइल करे तो कोई इशू तो नहीं होगा? वो कोई मसला नहीं, भले अब 2 साल ना करो, ठीक है, लेकिन आज के बाद आपकी रिटर्न हर साल की फाइल करनी है, लेकिन वैसे कह रहा हूँ कि आप रिटर्न जब तक मर्जी फाइल ना करो, मसला नहीं है, पेनल्टी बस लगेगी, ज्यादा नहीं। अगर टैक्स भी बनता है डिफॉल्ट सरचार्ज लगेगा, लेकिन अभी वाली तो रिटर्न आप ऑलरेडी ड्यू डेट से लेट हो, तो टेंशन नहीं लो, ठीक है। इस कंसेप्ट को भी हमने डिस्कस करना है, अच्छे से करना है, ठीक है। अभी का जो है ना ए 1000 आ रहा था उसका, तो रिटर्न जो आ रही थी। वो पेनल्टी होती है, वो पेनल्टी होती है 1000 की, ठीक चलो, है। ओके सर, ओके। सर बस मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन, बहुत एक लास्ट एक छोटा सा क्वेश्चन कि जी सर ये जो लॉ आप जो ऑर्डिनेंस में जो सेक्शंस और ये रूल्स है, ये याद करने पड़ेंगे बैठकर इसको? नहीं, आपको बस पता होना चाहिए कानून में कहाँ पे कैसी चीजें लिखी हुई हैं, कैसे पढ़नी होती हैं, याद नहीं करने आप। बस मतलब हमें वो बुक खोलकर जब कोई ऐसी सिचुएशन बस आएगी तो आपको हम पता बुक होना चाहिए ये खोलकर किस और सेक्शन में लिखा हुआ है, बस अपने पास नोट कर लिया करें, दैट्स इट। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा सर, आप अब इसके नोट्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे हमें पूरा प्रॉपर, क्योंकि मैं लिख रहा था फिर आपने बोला लिखना नहीं, तो मैं प्रोवाइड फिर करूंगा। मैंने कहा बस समझ लो तो ज्यादा अच्छा है, मैं कोशिश तो करूंगा सर आपको हर चीज प्रोवाइड करूँ इंशाल्लाह, जब ये पोर्टल शोटल चल रहा होगा तब तो शायद मैं प्रोवाइड नहीं कर सकूंगा, वरना एक एक चीज आपको प्रोवाइड की जाएगी, हर चीज पोर्टल के ऊपर ठीक है हम सर, घूम रहे होंगे, लॉ के ऊपर घूम रहे होंगे। सर हम हमेशा से यही कोशिश करते हैं कि आपको भी ऐसे ही तंग किया जाए और खुद भी ऐसे ही तंग हो। बोलिए। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। जी कोई रह तो नहीं गया? हाँ जी। सर मैंने एक क्वेश्चन पूछना है। जी प्लीज। सर ये पूछना था कि ये जो इनएक्टिव आ रहा है मेरा सेल टैक्स का ना, इनकम टैक्स का भी, वो इनकम टैक्स का बल्कि इनएक्टिव आ रहा है, तो उसको एक्टिव वो किस तरह से कर सकते हैं? वो 1000 उसके है फीस, मतलब जो देनी पड़ती है जुर्माने की, रिटर्न वो अगर मैं दे आपने सबमिट कर दी हुई है? रिटर्न, वो एक्चुअली नहीं, वो मेरा वो लॉयर के साथ थोड़ा सा पंगा हो गया था, तो इसीलिए फिर मैं अब खुद सीखना शुरू किया हुआ है। चलो चलो तो अब आपको सिखा दूंगा यार, टेंशन ना लो, सिखा दूंगा, ये इंशाल्लाह 1 2 3 क्लासेस के अंदर ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, क्योंकि वो इनएक्टिव आ रहा है स्टेटस, तो वो रकम वगैरह ज्यादा थी अकाउंट में, वो निकालनी थी मैंने, तो इसलिए मैं पूछ रहा था अच्छा अगर। नहीं, वो आप फिर ना पहले आपकी पीछे रिटर्न भी देखनी पड़ेगी, चालान बनाना तो अभी सिखा दूंगा 1000 रुपए का, असल चालान बनाने की बात नहीं है, बात यह है कि कहीं आप रिटर्न गलत ना भर दें, उसमें ना कोई आपको चीजें पहले समझानी है, ठीक है। आप अल्लाह के हाँ, हुक्म नहीं से खुद रिटर्न, कहेंगे सर आप सही कह रहे हैं, जब मैं आपको समझाऊंगा ना चीज तब आपको ये चीज क्लैरिटी होगी। रिटर्न का नहीं अभी पूछ रहा हूँ, रिटर्न पे तो टाइम लगेगा।
लेकिन सिर्फ वो अरे 1,000 टर्न के वाले बगैर चालान आप का ही एक्टिव है। कैसे होंगे मेरे उस्ताद, आप एक्टिव कैसे होंगे? बात नहीं, ये हो रही है। 1,000 रुपये का सर चालान देके एक्टिव नहीं हो सकते? और नहीं, पहले रिटर्न सबमिट करनी होगी। ओके, ठीक है, ठीक है सर। पहले रिटर्न सबमिट करनी होगी। वो जो 1,000 रुपया वो तौबा है, माफी है, मतलब तौबा करते हैं हम लोग कि हमने गलत वो रिटर्न टाइम पे नहीं फाइल की। ठीक है, तो इसका मतलब ये ठीक है नहीं है सर। कि आप क्या करें कि उसको लेट कर लें। ठीक है, ठीक है सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू। अच्छा जी, और कोई सवाल हो सर? इजाजत है मुझे। चलें जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, इंशाअल्लाह कल मुलाकात होती है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।